फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट ब्रिक्स। रिसेंटली क्या है, हमें ब्रिक्स की 15th जो समिट है वो देखने को मिली। कहाँ पे हुई थी? साउथ अफ्रीका में। जिस टाइम पे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, उस टाइम पे अगर आपने लॉन्च वाली वीडियो देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन बैठे हुए थे, है ना, वर्चुअली बैठे हुए थे, फिजिकली प्रेजेंट नहीं थी। हालांकि जब पिछली बार हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर वाज फिजिकली प्रेजेंट देयर। इस बार क्यों फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे? क्योंकि वो ब्रिक्स की समिट को अटेंड करने के लिए साउथ अफ्रीका में गए हुए थे। अब ब्रिक्स की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला टॉपिक है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कुछ देशों की गवर्नमेंट्स के द्वारा मिलके इस ब्रिक्स को बनाया गया है। ब्रिक्स का मतलब क्या है? बी का मतलब है ब्राजील, और ब्राजील आपको कहां पे मिलेगा? साउथ अमेरिका में। देन आर का मतलब क्या है? रशिया। रशिया आपको कहां पे मिलेगा? यूरेशिया में, मतलब यूरोप एंड एशिया दोनों में आ जाता है। देन आई का मतलब क्या है? इंडिया। इंडिया आपको कहां पे मिलेगा? साउथ एशिया में, सिंपल। देन सी का मतलब क्या है? चाइना। चाइना आपको कहां पे मिलेगा? ईस्ट एशिया में। और उसके बाद है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका आपको कहां मिलेगा? साउथ ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री जो कि साउथ अफ्रीका में, मतलब क्या है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बिल्कुल साउथ वाले पोर्शन पे आपको देखने को मिलती है, जहां पे केप ऑफ गुड होप की हम बात करते हैं, है ना। तो देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या है, इसके बेसिक्स के बारे में भी समझेंगे। समिट में जो इंपॉर्टेंट चीज हुई है वो क्या है, तो हेडिंग देखो, द डिसीजन टू इनवाइट 6 कंट्रीज। 6 कंट्रीज को इनवाइट करने की बात कर रहे हैं। नंबर 1 कंट्री कौन सी है बताओ? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना आपको कहां पे देखने को मिलेगी? साउथ अमेरिका में। ब्राजील के नीचे ही है अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका में। अच्छा, सेकंड कंट्री कौन सी है? इजिप्ट। इजिप्ट आपको कहां पे देखने को मिलेगी? कहां पे देखने को मिलेगी? नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में। नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, अरे जहां से स्विस कैनाल निकलती है, इजराइल के बिल्कुल पास जहां से स्विस कैनाल जाती है। मैंने उस दिन भी बताई थी ना ये चीज, किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये वाला पोर्शन जिसको हम बोलते हैं कि ये आपका सऊदी अरेबिया है, नीचे की तरफ ऐसे करके ये आपका पूरे का पूरा क्या है, ऐसे अफ्रीका। यहां पे कंट्री मिलेगी आपको जो कि रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी दोनों के साथ बॉर्डर टच करती है। यहां पे वो स्विस कैनाल बनाई गई है जो किसके अंदर पड़ती है? इजिप्ट के अंदर। और इधर कंट्री कौन सी है इस तरफ जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर करती है? यहां पे कंट्री है इजराइल। राइट, तो मतलब क्या है, इजिप्ट वो वाला पोर्शन है जो एशिया को अफ्रीका के साथ कनेक्शन प्रोवाइड करता है। राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट कौन सी है? इथोपिया। नेक्स्ट कौन सी है? इथोपिया। इथोपिया कहां पे मिलेगी? एंड अगेन अफ्रीका में। देन कौन सी है? ईरान। ईरान आपको कहां पे मिलता है? पाकिस्तान के बिल्कुल क्लोज। ये किस में पड़ता है? ये पड़ता है वेस्ट एशिया में। देन और कौन सी है? सऊदी अरेबिया। ये आपको कहां पे मिलेगी? अरेबियन पेनिनसुला के ऊपर, ठीक है। सऊदी अरेबिया मतलब इट इज इन एशिया, एशिया के भी वेस्ट वाले पोर्शन में। और यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये आपका जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया के पास यहाँ पे छोटी सी कंट्री है जो पर्शियन गल्फ में पड़ती है। तो यूएई भी किसमें हो गया? वेस्ट एशिया में। अगर आप ध्यान से देखो कितनी हो गई टोटल कंट्रीज? 5 तो पहले थी, 6 और हो गई हैं, तो ये क्या हो गया आपके? 11 कंट्रीज हो गई। 11 कंट्रीज में रशिया इज इन एशिया, इंडिया भी एशिया में है, चाइना भी एशिया में है, देन ईरान भी एशिया में है, सऊदी अरेबिया भी एशिया में है, यूएई भी एशिया में है।
तो मतलब आउट ऑफ द 11 कंट्रीज 6 कंट्रीज आपको कहां पे देखने को मिलेगी, एशिया। और 5 कंट्रीज कहां की है, उसमें देखो ब्राजील एंड अर्जेंटीना, दो तो आपकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज है। देन उसके बाद इजिप्ट हो गया, इथोपिया हो गया एंड साउथ अफ्रीका हो गया, 3 आपकी अफ्रीकन कंट्रीज है। अच्छा, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया, इसमें कितने का आपको डेवलप्ड कंट्रीज देखने को मिलेंगी, वेरी लेस। डेवलप्ड कंट्रीज कहां पे मिलती हैं, नॉर्थ अमेरिका में एंड यूरोप में। ये जो कंट्रीज है ना, ये थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज है। थर्ड वर्ल्ड मतलब वो कंट्रीज जिनको आजादी आपकी वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद मिली है। इसमें एक आधे को छोड़ दो, जैसे फॉर एग्जांपल रशिया है हमारे पास। बाकी सारी कंट्रीज को देखोगे ना, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद मतलब 15 अगस्त 1945 के बाद आजादी मिली है। थर्ड वर्ल्ड की जो कंट्रीज है, ये वो कंट्रीज है जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज है। आप खुद देखो, चाइना को रिसेंटली डेवलप्ड डिक्लेयर किया गया है, पिछले साल तक ये डेवलपिंग। इंडिया को देखें हम, ब्राजील को देखें, साउथ अफ्रीका को देखें, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, सारी की सारी कंट्रीज क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज है। तो आप ये बोल सकते हो कि आज का जो ब्रिक्स है वो थर्ड वर्ल्ड की जो कंट्रीज है उनका एक डोमिनेटिंग ग्रुप है, आप बोल सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो कि जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज है उनका एक ये ग्रुप है। आप ये भी बोल सकते हो कि साउथ ऑफ द ग्लोब का ये ग्रुप है। साउथ ऑफ ग्लोब मतलब वो कंट्रीज जो आपको इक्वेटर से नीचे देखने को मिलती है, और इक्वेटर से नीचे जितनी भी हमें कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज देखने को मिलती हैं उसमें से मेजॉरिटी कंट्रीज आर डेवलपिंग कंट्रीज। तो अलग अलग तरीके से आप इसको डिवाइन कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको इसमें लिखी हुई नहीं मिलेंगी, ना ही किसी आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेंगी एक साथ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप समझ पाओगे कि ब्रिक्स इज अ ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो यहाँ पे इन 6 कंट्रीज को ऐड किया जाना है। ये 6 कंट्रीज ज्वाइन करेंगी ब्रिक्स को कब, जनवरी 2024 से। अभी अनाउंसमेंट हुई है, इस 15th ब्रिक्स की समिट में अनाउंसमेंट की गई है कि ये जो कंट्रीज हैं ये जनवरी 2024 से ब्रिक्स का पार्ट बन जाएंगे। पहले ब्रिक्स में सिर्फ 5 कंट्रीज, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बैकग्राउंड की अगर हम बात करते हैं तो पहले जो ब्रिक्स है ना वो ब्रिक हुआ करता था। ब्रिक मतलब इसमें एस नहीं था, एस मतलब इसका मेंबर कौन नहीं था, साउथ अफ्रीका इसका मेंबर नहीं था। 4 ही कंट्रीज होती थी। तो जिम ओनेल के द्वारा ये जो ब्रिक वाला कंसेप्ट है इसकी फॉर्मेशन की गई थी, और इसमें क्या 4 कंट्रीज होती थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। लेटर ऑन क्या होता है, 2 ऑफ इट्स कंपोनेंट्स ज्वाइन हैंड्स विद साउथ अफ्रीका। यहाँ पे इंडिया एंड ब्राजील साउथ अफ्रीका के साथ मिलके एक ग्रुप बनाते हैं जिसको बोला गया IBSA। आई का मतलब इंडिया, बी का मतलब ब्राजील, SA का मतलब साउथ अफ्रीका। ये ग्रुप कब बना, 2003 में। और ब्रिक कब बना था, 2001 में। 2001 में 4 कंट्रीज का एक ग्रुप बना जिसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज की गई ब्रिक। और ये ब्रिक टर्मिनोलॉजी किसने दी थी, जेम्स ओ'नेल ने। तो यहाँ पे ब्रिक बन रहा है आपका 2001 में। इंडिया एंड ब्राजील इन्होंने मिलके साउथ अफ्रीका के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, कब, 2003 में। लेटर ऑन क्या किया गया, इस साउथ अफ्रीका को ब्रिक के साथ मिला लिया गया, और ब्रिक क्या बन जाता है, ब्रिक्स। ब्रिक क्या बन जाता है, आज का हमारा ब्रिक्स। तो देखो इसमें लेटर ऑन क्या होता है, चाइना प्लेड अ ट्रम्प कार्ड एंड ब्रॉट साउथ अफ्रीका इनटू ब्रिक, thus turning into the BRICS. IBSA has been unable to hold its summit since 2011.
मतलब जब से साउथ अफ्रीका ने इस वाली ऑर्गेनाइजेशन को, इस ग्रुप को छोड़ के ब्रिक को ज्वाइन किया, उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन, इस ग्रुप की कोई मीटिंग्स हो ही नहीं पाई। हालांकि ये मीटिंग्स होनी बहुत जरूरी है, बट यहाँ पे झंझट क्या खड़ा होता है, जो ब्राजील है वो तो इंडिया को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, साउथ अफ्रीका भी इंडिया को सपोर्ट करता है, लेकिन चाइना से ज्यादा नहीं। चाइना के साथ साउथ अफ्रीका की जो दोस्ती है, जो टाइज है, वो इंडिया से कहीं ज्यादा है। तो जैसे ही चाइना ने साउथ अफ्रीका को बोला कि तुम ब्रिक को ज्वाइन कर लो, साउथ अफ्रीका ने ब्रिक को ज्वाइन किया और ब्रिक बन जाता है ब्रिक्स। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने इन मीटिंग्स के लिए मना कर दिया, तो 2011 के बाद इसकी कोई मीटिंग्स हुई नहीं है। हालांकि अगर ये मीटिंग्स हो तो ये बहुत अच्छी है। क्यों? तीनों की तीनों कंट्रीज डेवलपिंग है, साउथ अफ्रीका भी, ब्राजील भी, इंडिया भी। तीनों के कंसर्न एक जैसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़न के फॉरेस्ट आपको कहां पे देखने को मिलेंगे? ब्राजील में। अमेज़न नदी कहां पे है? ब्राजील में। और वहां पे दुनिया के सबसे घने जंगल आपको देखने को मिलते हैं, अमेज़न के रेन फॉरेस्ट, जिसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। अगर ब्राजील में पोल्यूशन बढ़ता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो वो जो जंगल है वो खराब हो जाएगा। उसका नुकसान सिर्फ ब्राजील को नहीं, पूरे वर्ल्ड को होगा। तो ऐसी चीजों में, पोल्यूशन को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, इन तीन कंट्रीज के बीच में बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। और अगर ये तीन कंट्रीज एक साथ आती हैं तो ऑटोमेटिकली क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन के ऊपर बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। बट चाइना के इन्फ्लुएंस की वजह से ये चीज रुकी हुई है। कब से? 2011 से, आप ये बोल सकते हो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ब्रिक्स हैज हेल्ड 14 समिट इन द पास्ट 13 ईयर। 14 समिट्स इनकी पिछले 13 साल में हो चुकी हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो अभी प्रेजेंटली समिट हुई है, वो कौन सी है? आपकी 15th समिट। सिंपल। नेक्स्ट देखो, एडवांटेजेस ऑफ ब्रिक्स क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले एडवांटेज हमारे पास आती है, ब्रिक्स फोकस इट्स अटेंशन ऑन बोथ जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन। जियोपॉलिटिकल इश्यूज क्या होते हैं? व्हाट आर जियोपॉलिटिक्स? जियो मतलब जियो, जियोग्राफी नहीं पढ़ते। जियो मतलब, जियो मतलब लैंड, बॉर्डर्स, मैप, ये सारी चीज। पॉलिटिक्स मतलब राजनीति जो हम समझते हैं। जियो पॉलिटिक्स क्या होती है? जियो पॉलिटिक्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना के बीच में है, बॉर्डर का डिस्प्यूट है, नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो रिलेशंस अलग तरीके के हैं। मुझे एक बात बताओ, इंग्लैंड के साथ, मतलब यूनाइटेड किंगडम के साथ इंडिया के रिलेशन जैसे हैं, क्या वैसे रिलेशन चाइना के साथ कभी पॉसिबल हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि यूके एंड इंडिया के बीच में कभी बॉर्डर का डिस्प्यूट नहीं खड़ा होगा, और चाइना इंडिया के बीच में ये बॉर्डर का डिस्प्यूट जाने का नाम ही नहीं ले रहा। दिस इज जियोपॉलिटिक्स। मतलब क्या है? जब आपके नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशन जो है वो अफेक्ट होते हैं ड्यू टू द बॉर्डर्स, ड्यू टू द लैंड मास, आप बोल सकते हो, राइट। उसको बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, रशिया के साथ चाइना का बॉर्डर लगता है, चाइना के साथ इंडिया का बॉर्डर लगता है, तो ऑटोमेटिकली अगर इंडिया चाइना का कोई डिस्प्यूट खड़ा होता है, जैसे मान लो अभी रिसेंटली जो आपकी ब्रिक्स वाली समिट हुई, वहां पे ना एक बड़ी वीडियो फेमस हो रही थी कि जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कांग्रेचुलेट कर रहे थे फॉर चंद्रयान 3। और बहुत अच्छा देख के सब इंडियंस को लगा कि अच्छा ये चीज हो रही है। हालांकि साउथ अफ्रीका चाइना को ज्यादा सपोर्ट करता है। तो अब सिंपल चीज है, मतलब साउथ अफ्रीका एंड रशिया, इन दो की एग्जांपल लेते हैं। बाकी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो दोनों के साथ रिलेशन शेयर करती है, इन दो की एग्जांपल लेते हैं, रशिया एंड साउथ अफ्रीका। ये वो कंट्रीज हैं जो एज अ विचोलिया काम कर सकती है, एज अ मीडिएटर काम कर सकती है बिटवीन चाइना एंड इंडिया की टकरार। तो मतलब ब्रिक्स में आप बहुत सारे जियो पॉलिटिक्स के, मतलब बॉर्डर्स को लेके जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हो, तो उसका काम भी करता है। प्लस इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर। क्योंकि सिंपल सी चीज है बेटा, यहाँ पे पहले 5 कंट्रीज थी,
इन 5 कंट्रीज में रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है अगर लैंड मास को देखते हैं। अगर इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी लैंड उसके पास है, तो ऑटोमेटिकली क्या है, वहां पे रिसोर्सेज भी अच्छे खासे होंगे। देन चाइना एंड इंडिया वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज है इन पॉपुलेशन। देन चाइना वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आता है जब इकोनॉमी की बात करते हैं, इंडिया वर्ल्ड में 5वें नंबर पे आता है। तो ये ऐसी कंट्रीज हैं जो इकोनॉमिक्स की चाहे बात करो, चाहे रिसोर्सेज की बात करो, चाहे पॉपुलेशन की बात करो, अच्छा खासा इनका योगदान है वर्ल्ड लेवल पे। तो ऑटोमेटिकली अगर ये कंट्रीज एक साथ आती हैं तो बाकी जो बचा हुआ वर्ल्ड है उसको बहुत अच्छे से अफेक्ट कर सकती है। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, कंट्रीज लाइक स्पेन, फ्रांस, कितनी पॉपुलेशन है इनकी? वेरी लेस। जितनी कि स्पेन में पॉपुलेशन होगी उससे कहीं ज्यादा पॉपुलेशन तो हमारे उत्तर प्रदेश में है या बिहार में है। तो क्या कंपैरिजन है इन कंट्रीज का? लेकिन अगर ये जो बड़ी बड़ी ज्यादा पॉपुलेशन जो आप बोल सकते हो एक्वायर करती है, ये कंट्रीज एक साथ मिल जाती हैं, तो वर्ल्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा आप बोल सकते हो इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब ये कंट्रीज 5 ये होगी, 6 ये होगी, 11 कंट्रीज होगी, और 11 कंट्रीज वर्ल्ड की अच्छी खासी इकोनॉमी को चला रही है, वर्ल्ड की अच्छी खासी पॉपुलेशन को संभाले हुए हैं। जब आप यूएन में जाओगे, ये कंट्रीज अगर एक तरफ खड़ी होगी तो ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा प्रभाव यूएन में देखने को आपको मिलेगा। बट उसके लिए हमें क्या चाहिए? इन कंट्रीज के बीच में अच्छे रिलेशंस बिल्डअप करने की जरूरत है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वो नहीं है आज के टाइम पे। अगर मैं आपको बताऊं, SCO is more famous than BRICS. SCO is शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको 9 कंट्रीज देखने को मिलती हैं। इसमें पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, चाइना भी है, रशिया भी है, ईरान भी है, उज्बेकिस्तान है, तजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, ये सारी कंट्रीज। मतलब सेंट्रल एशिया की कंट्रीज है, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एशिया में, ये एशियन ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट इसमें सारी की सारी एशियन कंट्रीज है। इसमें क्या है, आपको 3 कंट्रीज अफ्रीका की दिख रही है, 2 कंट्रीज साउथ अमेरिका की दिख रही है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हालांकि ये होना चाहिए, बट आज के सिनेरियो में ज्यादा इंपॉर्टेंट इज एससीओ। क्वेश्चंस भी जो रिसेंट एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं वो एससीओ के ऊपर ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ब्रिक्स के ऊपर कम पूछे जा रहे हैं। हाँ, इस इवेंट के बाद हो सकता है कि ब्रिक्स एक बहुत बड़ी पावर के रूप में हमें देखने को मिले, लेकिन अभी तक के लिए ब्रिक्स अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो आप बोल सकते हो लॉस्ट कर चुका है एज कंपेयर टू एससीओ। और एससीओ 2017 से बड़ा राइज किया है, क्योंकि 2017 से पाकिस्तान एंड इंडिया दोनों ने एससीओ को ज्वाइन किया। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? नेक्स्ट देखो, by articulating a common view on key global and regional issues, it projected non-Western view. This strengthened the world's march towards multipolarity. It helped to curb the dominating influence of the West. वेस्टर्न कंट्रीज कौन सी हैं? खास तौर पे नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, जिस पर्सपेक्टिव से ये लाइन लिखी गई। वैसे वेस्टर्न कंट्रीज जियोग्राफिकली बात करोगे कौन सी है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, क्योंकि ये वर्ल्ड के वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आती है, बाकी सारी कंट्रीज वर्ल्ड के ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आती है। ये बीच में जो अटलांटिक ओशन है जहां पे यूरोप लिखा हुआ है, वो क्या है? अटलांटिक ओशन, एस शेप में। उसके वेस्ट में जो कंट्रीज है वो वेस्टर्न कंट्रीज है, उसके ईस्ट में जो कंट्रीज है वो ईस्टर्न कंट्रीज है जियोग्राफिकली। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है पॉलिटिकली। तो उसमें क्या है, ये जो आपकी बात करते हैं कैपिटलिज्म की, कैपिटलिज्म कहां से आया है? कैपिटलिज्म आया है यूएसए से। ये यूएसए के द्वारा ही प्राइवेटाइजेशन, ये सब चीजें फैलाई गई हैं। इंडिया में कैपिटलिज्म वगैरह कब आया है? खास तौर पे 1991-92 में। कहां से आया ये? जब आईएमएफ ने हमें लोन दिया और आईएमएफ ने बोला अपनी इकोनॉमी को प्राइवेटाइजेशन प्रमोट करवाओ, अपनी इकोनॉमी में प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करवाओ। तो मतलब वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न इकोनॉमीज का एक अलग पर्सपेक्टिव है, वो एक अलग नजरिए से चलते हैं, और जो एशियन इकोनॉमीज हैं उनके जो मुद्दे हैं वो टोटली डिफरेंट।
तो यहाँ पे ब्रिक्स की अगर हम बात करें, ये मल्टीपोलैरिटी की एंड ईस्टर्न कंट्रीज की बातों के बारे में बात करेगा। मल्टीपोलैरिटी मतलब कि एक से ज्यादा आपके पास पावर्स होनी चाहिए। आज के टाइम पे देखो, मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की बात करें, यूएसए है, चाइना है, इंडिया है, यूके है, रशिया है, फ्रांस है, जापान है, जर्मनी है, बहुत सारी कंट्रीज है। लेकिन अगर कोल्ड वॉर के एरा की बात करें, कोल्ड वॉर मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और 1990 से पहले पहले, ये जो 40-45 साल का एरा था, कोल्ड वॉर में दो ही पावर्स थी, एक था यूएसए, एक था यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब आज की सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड रशिया। इन दोनों के बीच में वॉर चल रही थी, उसको बोलते हैं, एक पहले होता था यूनिपोलर और कोल्ड वॉर के टाइम पे हो गया बाइपोलर वर्ल्ड। आज हमें क्या चाहिए? मल्टीपोलर वर्ल्ड। आज अगर ये बैटल आपको देखने को मिलती है यूएसए एंड चाइना के बीच में, चाइना एंड यूएसए, सिर्फ अगर यही दो आपकी पावर्स बचेंगी तो पूरे वर्ल्ड को नुकसान। वैसा ही नुकसान जो कोल्ड वॉर के टाइम पूरे वर्ल्ड को देखने को मिला रशिया एंड यूएसए की राइवलरी की वजह से। तो यहाँ पे हमें कोई एक पावर या दो सुपर पावर नहीं चाहिए, हमें मल्टीपल सुपर पावर चाहिए, और उसको ये प्रमोट करता है ब्रिक्स, राइट। नेक्स्ट देखो, ऑन इकोनॉमिक फ्रंट अगर हम बात करते हैं, इट लॉन्च्ड न्यू डेवलपमेंट बैंक विच हैज कमिटेड 8 बिलियन इन 96 प्रोजेक्ट्स। न्यू डेवलपमेंट बैंक के ऊपर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इट इज इंपॉर्टेंट। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम इकोनॉमी में भी डिस्कस करेंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक किसने बनाई है? ब्रिक्स ने बनाई, जो अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें 8 बिलियन यूएस डॉलर खर्च कर चुके हैं अप्रोक्सीमेटली 96 प्रोजेक्ट्स में। और ये प्रोजेक्ट कहां चल रहे हैं? एशिया एंड डेवलपिंग कंट्रीज। और ये प्रोजेक्ट किसके रिलेटेड है? डेवलपमेंट के रिलेटेड है। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट? क्योंकि तुम लोगों ने इकोनॉमी पढ़ी है ना, बताओ फिर। दोनों ही इकोनॉमी वाले हैं, बताइए व्हाट इज डेवलपमेंट? फैसिलिटीज लाइक, फैसिलिटीज लाइक जैसे कि क्या? शेल्टर, ओके, और पॉवर्टी फैसिलिटी है कोई जो प्रोवाइड करते हैं लोगों को? फिर इम्प्रूव कर सकते हैं, पॉवर्टी इरेडिकेशन बोलो ना फिर। और डेवलपमेंट क्या चीज है? डेवलपमेंट एंड ग्रोथ दोनों चीजों में डिफरेंस होता है। जब ग्रोथ की बात करते हैं तब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब प्रोडक्शन का बढ़ना, पैसे का ज्यादा आना, आप बोल सकते हो। सिंपल सी चीज है, अगर इंडिया ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाएगा, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा, ज्यादा पैसा जेब में आएगा। किसके? इंडिया की जेब में। और उस पैसे का अगर आप इस्तेमाल करते हो लोगों को हेल्थ की अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, एजुकेशन की अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ट्रांसपोर्ट की अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगी? डेवलपमेंट। तो जो सर्विसेज आपकी लाइफ की क्वालिटी को बेटर करती है, दोज सर्विसेज आर कॉल्ड एज डेवलपमेंट सर्विसेज। और वो सर्विसेज जो आपके इनकम को बढ़ाती है, दो सर्विसेज आर कॉल्ड एज ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ की सर्विसेज। सिंपल, ठीक है, इस चीज को समझना है। तो डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ इज रिलेटेड टू क्वांटिटी ऑफ इनकम। सिंपल। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस चीज के लिए। देन कंटिंजेंट रिजर्व एग्रीमेंट, अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ग्लोबल लिक्विडिटी प्रेशर्स। यहाँ पे देखो एक चीज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंटिंजेंट रिजर्व एग्रीमेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? जब जब एशियन कंट्रीज में इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, जैसे रिसेंटली हमें श्रीलंका में देखने को मिले,
तो वहां पे जो आपकी एशियन कंट्रीज है, ये एशियन कंट्रीज कहां भागती हैं? IMF के पास, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। हेडक्वार्टर्स कहां पे है? हेडक्वार्टर्स आर इन वाशिंगटन DC, और वाशिंगटन DC कहां पे है? USA में। वर्ल्ड बैंक, IMF, इन दोनों को बोला जाता है सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस। इनको किसने बनाया? USA ने बनाया। तो हम भागते हैं USA के पास, आप बोल सकते हैं USA की इस ऑर्गेनाइजेशन के पास, और ये ऑर्गेनाइजेशन आपको डॉलर्स के रूप में पैसा देती है, और आपकी इकोनॉमिक जो इंस्टेबिलिटी आई थी उसको आप स्टेबल कर लेते हो, जैसे इंडिया ने किया था 1991-92 में। लेकिन इससे गड़बड़ क्या होती है? वो जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है वो एशिया में घुस जाता है। ना चाहते हुए भी आपको वेस्टर्न कंट्रीज की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उनको फॉलो करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल कैपिटलिज्म। यहां पे क्या किया गया? ब्रिक्स के द्वारा एक चीज बनाई गई जिसको हम बोल रहे हैं कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। रिजर्व मतलब ये सारी कंट्रीज मिलके ना कुछ पैसा डिपॉजिट करेंगी, एक कॉमन अकाउंट ओपन करेगी। जब जब इन कंट्रीज को पैसे की जरूरत होगी वहां से पैसा उठा के अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर लो, IMF के पास भागने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में करवाए थे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप एट इंटरनेशनल लेवल, आप बोल सकते हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? जैसे गांव में लेडीज करती हैं, कमेटियां नहीं डालती कि 50 लेडीज ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, हर एक ने क्या है 10-10 हजार रुपया डाला या 5-5 हजार रुपया डाला, एक कॉमन अकाउंट ओपन कर लिया। जिस भी लेडी को उसमें से पैसा चाहिए पैसा निकाल दे और उस ग्रुप को क्या पे कर दे? इंटरेस्ट पे कर दे। अपनी हेल्प खुद ही कर ली, बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है। वही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको और इंप्रूव करने की जरूरत है। राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन अगर हम बात करते हैं comprehensive program to expand trade and investment cooperation among the 5 member countries। देखो ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेड के रिलेटेड हमारे पास जो वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 1995 में बनाया गया। 1 जनवरी 1995 को ये बनता है। इसका काम क्या है? वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड की जो फैसिलिटीज है, ट्रेड जो है उसको बेटर करना। ये तो अपना काम कर ही रहा है। ब्रिक्स ने क्या किया? ब्रिक्स ने बोला कि हम जो 5 मेंबर कंट्रीज हैं, जो अभी 11 बन जाएंगी, 5 मेंबर जो कंट्रीज हैं आपस में ट्रेड को इंप्रूव करेंगी। कैसे इंप्रूव कर सकती हैं? टैरिफ्स को हटा के, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? जैसे मान लो कि मैं इंडिया हूं, ये चाइना है, मैंने इसको कोई प्रोडक्ट भेजना है, मैंने इसकी मार्केट में कोई प्रोडक्ट भेजना है। मैं जब प्रोडक्ट भेजूंगा ये अपनी मार्केट में उस प्रोडक्ट को एंट्री देने के लिए कुछ टैक्स लगाएगा। दैट टैक्स इज कॉल्ड एज टैरिफ। मेरा प्रोडक्ट 5 रुपए का था, इसने 2 रुपए का टैक्स लगा दिया, वो कितने का हो गया? 7 रुपए का। अगर ये टैक्स ना लगाता तो इसकी मार्केट में वो प्रोडक्ट 5 रुपए का जाके बिकना था, अब कितने का बिक रहा है? 7 रुपए का। जब चीज 5 रुपए की है, एक चीज 7 रुपए की है, जो सस्ती है उसका क्या है? डिमांड ज्यादा होगा, क्योंकि क्वालिटी इज सेम। प्राइस ही बढ़ रहा है, वो टैक्स की वजह से बढ़ रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है? ये टैरिफ्स नहीं लगाए जाते, टैरिफ्स की रिस्ट्रिक्शंस हटा दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, चाइना और इंडिया के बीच में जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया एंड चाइना का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि इंडिया जो है ये इस एग्रीमेंट को साइन नहीं करना चाहता। चाइनीज प्रोडक्ट तो पहले ही इतने सस्ते होते हैं कि इंडियन मार्केट में जब आ जाते हैं इंडियन प्रोडक्ट को कोई पूछता ही नहीं है। और अगर आप जो थोड़े बहुत टैरिफ लगा रहे हो वो भी हटा दोगे तो उसका दाम तो और कम हो जाएगा, और इंडियन प्रोडक्ट उसके साथ कंपीट ही नहीं कर पाएंगे। सीधी बात ये है। दूसरी चीज, चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड रिलेशन है वो ऐसा है कि हम चाइना को एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट वहां से ज्यादा करते हैं। मतलब क्या है? हम ट्रेड डेफिसिट में। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है जब आपका एक्सपोर्ट जो है वो कम है एंड जो इंपोर्ट है वो ज्यादा है, तो आप घाटे में चल रहे हो। मैं इससे चीज खरीद ज्यादा रहा हूं, इसको चीज बेच कम रहा हूं, तो घाटे में कौन हूं? मैं हुआ ना।
तो वैसे इंडिया चाइना के साथ क्या है, घाटे में, सिंपल चीज है, राइट। Then the ability of BRICS to reorder or steer the global economy in any significant manner is deeply suspect. Its appetite to create economic agreement among its own members was limited. Historical capability to influence global geopolitics overestimated. ये तीन एक तरीके के आप बोल सकते हो कि लिमिट्स भी आप बोल सकते हो कि ब्रिक्स के अंदर ये पावर तो है ये सब करने की, लेकिन ब्रिक्स कर नहीं पा रहा है क्योंकि ब्रिक्स की जो मेंबर कंट्रीज है उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में ही भिड़े जा रहे हैं जैसे चाइना एंड इंडिया, जिसकी वजह से इसकी जो इंपॉर्टेंस थी वो कम होती हमें देखने को मिल रही है, सिंपल। अब ब्रिक्स 2.0 विल हैव ग्लोबल रेपरकशंस। अब ये क्या रेपरकशंस है हमारे पास? इन द रोल ऑफ यूएस लेड वेस्टर्न अलायंस सेंटर्ड अराउंड G7 emerging economies and developing countries, engagement between the two worlds। ब्रिक्स 2.0 का मतलब क्या है? ऐसा ब्रिक्स जिसमें क्या है, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, जब मैं G7 की बात करता हूं, G7 के बारे में आप लोगों ने सुना है? क्या है G7? सुखदर्श बता। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज कौन कौन सी है बताओ फिर जरा, पता है तो। अच्छा, हिंट दे देता हूं कि वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व थी। यूएसए हो गया, रशिया है, नहीं पहले था, अभी रशिया नहीं है, पहले ये G8 हुआ करता था, अभी रशिया को निकाल दिया तो G7 रह गया। और जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है, और जापान है, और कनाडा, और कितनी होगी? 4, 2, 1 रह गई। और कौन है? इंपॉर्टेंट कंट्रीज, चाइना। ये सारी कंट्रीज आपको देखने को मिलती है G7 में। G7 में अगर आप देखोगे, चाइना है, जापान है, यूके, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, यूएसए, ये सारी कंट्रीज है। इसमें एक आपके पास क्या है, ये भी हुआ करता था, रशिया, राइट। तो मतलब रशिया को निकाल दिया गया और G8 जो था वो G7 बन गया। तो G7 के साथ आप बोल सकते हो ब्रिक्स कंट्रीज का अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि G7 आर द मेजर कंट्रीज, सिंपल चीज है, G7 आर द मेजर कंट्रीज, तो ये आपको पता होना चाहिए। जिसकी वजह से क्या है, G7 का इन्फ्लुएंस हमें पूरे वर्ल्ड के ऊपर देखने को मिलता है, और वो इन्फ्लुएंस हमें ब्रिक्स के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। ब्रिक्स की जो पॉलिसीज है G7 के साथ चेंज होती हमें देखने को मिल रही है, सिंपल। नेक्स्ट देखो, Why did BRICS increase its membership? अब हमने मेंबरशिप को इंक्रीज क्यों किया है, मुझे ये बताओ। To represent a larger share of the world population, global GDP and international trade। अब देखो सिंपल सी चीज है, पहले हमारे पास सिर्फ क्या थी, 5 कंट्रीज थी, अब हमारे पास क्या है, कितनी कंट्रीज हो गई हैं? अब हमारे पास 7 कंट्रीज हो गई हैं। तो पहले जितनी पॉपुलेशन आपको 5 कंट्रीज में देखने को मिल रही थी, ऑटोमेटिकली 11 कंट्रीज में पॉपुलेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। जितनी इकोनॉमी आपको 5 कंट्रीज की देखने को मिल रही थी, उससे कहीं ज्यादा इकोनॉमी आपको इन 11 कंट्रीज में देखने को मिलेगी। तो मतलब वर्ल्ड लेवल पे इसका जो रीच है वो क्या है, बढ़ जाएगी, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बन जाएगी। आप बोल सकते हो अभी तक इसको इग्नोर किया जा रहा था पिछले कुछ सालों से, अभी ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, सिंपल चीज। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ब्रिक्स वाज इनिशियली ड्रिवन बाय चाइना विद द बैकिंग ऑफ रशिया एंड साउथ अफ्रीका, but once India and Brazil accepted the principle of expansion, the choice of 6 new member was based on the consensus। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले ब्रिक्स को कौन लीड कर रहा था? चाइना प्लस साउथ अफ्रीका प्लस रशिया, क्योंकि इन तीनों की आपस में कोऑर्डिनेशन ज्यादा है। और कौन लेफ्ट आउट फील करता था? इंडिया प्लस ब्राजील। अब जैसे ही ब्रिक्स को एक्सपेंड करने की आपने बात की, कौन नई कंट्रीज में ऐड की जाएगी, इसका डिसीजन कैसे लिया जाएगा? पांचों की पांचों कंट्रीज जिस नाम के ऊपर राजी होंगी उस नाम को ऐड किया जाएगा।
तो मतलब ये जो 6 कंट्रीज आपकी ऐड की जा रही है, ये पांचों की रजामंदी के ऊपर ऐड हो रही है, मेजॉरिटी वोट के साथ नहीं कि 3 बोल रहे हैं तो ऐड कर लो। मतलब इंडिया ब्राजील ने चाहा है तब ये 6 कंट्रीज को ऐड किया गया है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे इजिप्ट, या फिर आप देखोगे ईरान, या फिर आप देखोगे सऊदी अरेबिया, सब किसको सपोर्ट करते हैं? इंडिया को। सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ये तो वो कंट्रीज है जिन्होंने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया था। ऑटोमेटिकली समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो मतलब जैसे ही ब्रिक्स में आपने नई कंट्रीज ऐड की हैं, तो इनका पलड़ा जो है भारी होने के पूरे पूरे चांसेस है, जिनको पहले लेफ्ट आउट कर दिया गया। सिंपल चीज है। तो इंडिया फायदे में आप बोल सकते हो इस एडिशन से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एट लीस्ट 23 कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ, आ गया ग्लोबल साउथ मतलब इक्वेटर से नीचे नीचे जो डेवलपिंग कंट्रीज है, ग्लोबल साउथ हैड कन्वीन्ड इंटरेस्ट इन सीकिंग ब्रिक्स मेंबरशिप. इट इज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द ग्रुप्स वैल्यू notwithstanding the negative view taken by the west. अप्रोक्सीमेटली 23 कंट्रीज हैं ग्लोबल साउथ की, इक्वेटर के नीचे जितनी भी अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया की कंट्रीज पड़ती हैं, जो क्या है ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहती हैं। उसमें से 6 को हमने ज्वाइन करवा लिया है और बहुत सारी कंट्रीज बोल रही हैं कि हमें भी ज्वाइन किया जाए। अगर ज्वाइन करेंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाई वर दीज 6 कंट्रीज चूजन? ये 6 कंट्रीज को क्यों चूज किया गया है, क्या कारण है इसके पीछे? अर्जेंटीना की अगर हम बात करते हैं, अर्जेंटीना वाज ब्रॉट इन टू एक्सपेंड लैटिन अमेरिकन रिप्रेजेंटेशन। पहले अगर हम बात करते हैं ब्रिक्स में क्या था, रशिया, इंडिया, चाइना एशिया से, साउथ अफ्रीका अफ्रीका से, ब्राजील साउथ अमेरिका से। अभी आपने अर्जेंटीना को ऐड कर दिया तो साउथ अमेरिका से कितनी कंट्रीज होगी? 2 कंट्रीज होगी। तो साउथ अमेरिका मतलब लैटिन अमेरिका, उसकी प्रेजेंटेशन क्या है यहाँ पे बढ़ गई है, इसलिए अर्जेंटीना को ऐड किया। नंबर 2 अगर हम बात करते हैं इजिप्ट को क्यों ऐड किया, तो देखो इजिप्ट गिव्स इट्स एक्सीलेंस टाइज विद चाइना एंड इंडिया वाज अ नेचुरल चॉइस। इजिप्ट की इंडिया के साथ प्लस चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, ज्यादा अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया के साथ। रिसेंटली भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जब फ्रांस के दौरे के ऊपर गए थे, आते हुए कहां होके आए? इजिप्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इजिप्ट को इसलिए ऐड किया गया क्योंकि कंसेंसस बन गया, क्योंकि चाइना भी सपोर्ट करता है, इंडिया भी सपोर्ट करता है, इजिप्ट आ गया। देन हमारे पास है इथियोपिया। Was a surprise the result of compromise between claims of Nigeria and Kenya. ये जो इथियोपिया को ऐड कर लिया ये बड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि यहाँ पे ना नाइजीरिया एंड कीनिया को लेकर डिस्प्यूट था किसको ऐड किया जाए, दोनों को छोड़ दिया आपने, किसको ऐड कर लिया? इथियोपिया को, कि एक न्यूट्रल कंट्री को ऐड करते हैं। सिंपल, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ना कीनिया की, तो कीनिया के साथ चाइना के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, चाइना के बहुत सारे नेवल पोस्ट आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जो आपका कीनिया है, कीनिया आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये इस साइड। अगर हम बात करें, दिस इज कीनिया, ये है कीनिया, इंडिया के बिल्कुल सामने, सोमालिया, कीनिया। तो यहाँ पे क्या है, चाइना क्या कर रहा है, चारों तरफ से इंडिया को नेवल बेस बना के घेर रहा है, तो ये कीनिया में भी आपको नेवल बेस जो है वो देखने को मिलता है। सिंपल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, the inclusion of Saudi Arabia and UAE will help the recapitalization of new development bank, enhancing its capacity to finance development projects. Saudi Arabia and UAE ये अमीर कंट्रीज हैं। अमीर क्यों है? पर्शियन गल्फ की ज्यादातर कंट्रीज बहुत अमीर है। गोल्ड की जब बात करते हो तो गोल्ड की इतनी बड़ी बड़ी शॉप्स आपको देखने को मिलती है दुबई जैसी कंट्रीज में। दुबई कहाँ पे? यूएई में, है ना। कारण क्या है? वहां पे गोल्ड इज लाइक नॉर्मल, पहन लो जितना मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कि लोग अमीर है। अमीर क्यों है? क्योंकि इन कंट्रीज में, कंट्रीज बहुत बड़ी नहीं है, सऊदी अरेबिया एक बड़ी कंट्री है, बाकी सारी कंट्रीज छोटी छोटी है, लेकिन इन कंट्रीज में जो नेचुरल रिजर्व्स है किसके? कोयले के, देन क्रूड ऑयल के, वो बहुत ज्यादा है। पर्शियन गल्फ की कंट्रीज पूरे वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का मेजॉरिटी ऑफ द कोयला
मेजॉरिटी ऑफ द ऑयल कहां से निकल के जाता है? पर्शियन गल्फ। तो ये कंट्रीज ऐड होती हैं तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसमें पैसा और बढ़ जाएगा, क्योंकि जो जो इसका मेंबर बनेगा उसको कुछ ना कुछ पैसा शेयर के रूप में न्यू डेवलपमेंट में डालना पड़ेगा, तो उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अच्छा हो जाएगा। सिंपल चीज है। Then Iran's entry reaffirms its strategic location as a bridge between West, Central and South Asia. This is very important, आपको समझने की जरूरत है। ईरान कहां पे मिलेगा हमको? अगर हम इंडिया से जाते हैं वेस्ट वाली साइड तो हमें ईरान देखने को मिलता है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है? पाकिस्तान, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? ईरान। ये रहा ईरान, ये रहा पाकिस्तान। दिस इज साउथ एशिया। ऊपर जो कंट्री है दैट इज योर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के ऊपर उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब क्या है? दिस इज सेंट्रल एशिया। देन ईरान के साइड क्या है आपके पास? इराक एंड बाकी सऊदी अरेबिया एंड ऑल, वो सब क्या है आपके पास? वेस्ट एशिया। तो सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, इन तीनों का ज्वाइनिंग पॉइंट क्या है? ईरान। तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एशिया में आज के टाइम पे एक होड़ लगी हुई है, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को कौन अपना फ्रेंड बना पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आपको क्या है? नेवल बेस एंड पोर्ट देखने को मिलेगा, किसका? चाइना। जैसे ही चाइना ने यहाँ पे नेवल बेस बनाया, हमने क्या किया? हमने ईरान में जाके बना लिया। आज इंडिया अफगानिस्तान को मदद भेजता है, चाहे फूड की हो, मेडिसिन की हो। देखो आपने इंडिया से अफगानिस्तान जाना है, यहाँ पे बॉर्डर का कनेक्शन है, बट बात ये है कि ये वाला एरिया किसके पास है? पाकिस्तान के पास। इंडिया का पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, तो मतलब हमारा बॉर्डर तो है अफगानिस्तान के साथ, लेकिन वो बॉर्डर वाला एरिया पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। अगर आपने इंडिया से पाकिस्तान, आपने अफगानिस्तान जाना है तो आपको पाकिस्तान क्रॉस करना ही पड़ेगा, और वो पाकिस्तान अलाउ नहीं करेगा। हम क्या करते हैं? इस पोर्ट से आते हैं और ईरान के पोर्ट में जाते हैं, फिर यहां से गाड़ी की मदद से, गाड़ी मतलब रेलवे की मदद से हम सामान पहुंचाते हैं कहां पे? अफगानिस्तान, क्योंकि ईरान इंडिया की फ्रेंड कंट्री है, तो ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट है। ईरान पाकिस्तान की फ्रेंड कंट्री है, ईरान चाइना की फ्रेंड कंट्री है। ईरान के ऑलमोस्ट एशिया में हर एक के साथ रिलेशंस ठीक ठाक है, लेकिन ईरान के रिलेशंस वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अच्छे नहीं है। फॉर एग्जांपल यूएसए, वो तो इल्जाम ही लगाते रहते हैं इसके ऊपर कि ये तो न्यूक्लियर पावर डेवलप कर रहा है जबरदस्ती, चाहे कर रहा हो ना कर रहा हो जबरदस्ती, और जहां पे वो कुछ कर नहीं सकते दैट इज नॉर्थ कोरिया, वहां पे चुपचाप बैठे रहेंगे, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, BRICS 2.0 will have 6 of the top 10 oil producing countries like Saudi Arabia, Russia, China, UAE, Brazil and Iran। दुनिया भर की जो 10 टॉप ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उसमें से 6 कंट्रीज किसमें आ गई? ब्रिक्स। देखो सऊदी अरेबिया का, यूएई का नाम आपको इसमें मिला, मैंने बोला ना ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। बाकी रशिया भी है, चाइना भी है, ब्राजील भी है, ईरान भी पर्शियन गल्फ में ही आता है, तो यहाँ पे भी मिलता है, इराक में भी मिलता है, कुवैत में भी मिलता है, इन सब कंट्रीज में मिलता है आपको, बहरीन में भी मिलता है ऑयल, क्योंकि ये पर्शियन गल्फ में बहुत अच्छे खासे नेचुरल रिसोर्सेज है फॉसिल्स के। Then a definite global power shift and one not defined by the West। तो ऑटोमेटिकली जब 10 टॉप ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री में से 6 ब्रिक्स में बैठ गई आके, तो ऑटोमेटिकली क्या है? इनका पलड़ा भारी हो जाएगा। वर्ल्ड में जितनी मर्जी डेवलपमेंट करवा लो, तुम लोग एनर्जी के सोर्स के बिना कुछ नहीं कर सकते। इंडिया में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो लोगों की चीखें निकल जाती है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे ना, हर एक चीज के दाम बढ़ेंगे। क्या इंडस्ट्री बिना डीजल, पेट्रोल, कोयले, इलेक्ट्रिसिटी के चल सकती है? नहीं। क्या ट्रांसपोर्टेशन इनके बिना हो सकती है? नहीं। मान लो मैंने यहां से सामान बनाया, मैंने गुजरात भेजना है, सामान तो ऑल ओवर इंडिया जाता है, आप बोल सकते हो एक स्टेट से दूसरी कंट्री में, स्टेट में जाता है,
तो मुझे क्या खर्च करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, मेरा ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट मैं वहां यहाँ से वहां लेके जा रहा हूँ उसके भी दाम मैं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने अब ट्रांसपोर्टेशन का जो बढ़ा हुआ खर्चा है उसको भी तो टैकल करना है कि भाई मेरा अब खर्चा ज्यादा हो रहा है तो अब प्राइस ज्यादा लगेगा। तो मतलब ऑयल के प्राइस बढ़ने से पूरी इकोनॉमी इफेक्ट होती है, तो ऑटोमेटिकली पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी भी इफेक्ट होती होगी। 6 कंट्रीज यहाँ आ गई है तो यूएसए वगैरह को इनकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि नहीं मानेंगे तो उनके ऊपर प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। सिंपल। इन लाइन फॉर एडमिशन इन ब्रिक्स, और कौन कौन सी कंट्रीज जो बोल रही है कि हमें ऐड कर लो? इंडोनेशिया है जो साउथ ईस्ट एशिया में आपको मिलेगा, वियतनाम है अगेन साउथ ईस्ट एशिया में मिलेगा आपको, बांग्लादेश है इंडिया का नेबर कंट्री है साउथ एशिया में, मॉरिशस है, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे मॉरिशस में किसका नेवल बेस हुआ करता था? फ्रांस का, कल हिस्ट्री में डिस्कस किया ना, फ्रांस का नेवल बेस होता था। देन नाइजीरिया है, नाइजीरिया आपको मिलेगा कहां पे? अफ्रीका में, कीनिया अफ्रीका में, लेटिन अमेरिकन कंट्रीज भी आपको देखने को इसमें मिल रही है। तो बहुत सारी कंट्रीज है जो बोल रही है कि हमें भी ऐड करो, लेकिन उनको अभी ऐड नहीं किया गया। What are the aims? Aims क्या है हमारे पास? The immediate rebalancing focus on UN Security Council membership for the original BRICS members India, Brazil and South Africa. बात क्या हो रही है? अच्छा मुझे बताओ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? जितना पता है उतना बताओ। व्हाट इज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? व्हाट इज यूएन? यूनाइटेड नेशंस, बताओ किसके? सिक्योरिटी काउंसिल के, ठीक है क्या? और इसने हमें पॉलिटिकल साइंस करनी है। यूएन क्या है? यूनाइटेड नेशंस है क्या? क्या सारी सारी कंट्रीज का? इसमें तो 193 ही है, वर्ल्ड में तो 200 से ज्यादा कंट्री हैं। यूएन क्या है? नाम देखो, यूनाइटेड नेशंस। कब बनाया गया? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई तीसरी वर्ल्ड वॉर ना हो जाए उस चीज को इंश्योर करने के लिए एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस, जिसका काम है वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करना। यूएन पीस कीपिंग फोर्स के बारे में सुना है, जिसमें इंडिया की सबसे ज्यादा वुमेन इन्वॉल्व है, इंडिया के सबसे ज्यादा सोल्जर्स उसमें इन्वॉल्व है। यूएन का बेसिक ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करना एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड को इंश्योर करना। तो यूएन में आपके पास क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। यूएन में 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, उसमें से एक है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका काम है वर्ल्ड की सिक्योरिटी देखना। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में फिलहाल के लिए इतना जान लो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आपके पास 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट है और 10 क्या है? नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट का मतलब क्या है? कि ये चेंज होते रहते हैं हर 3 साल। और परमानेंट का मतलब क्या है? कि ये हमेशा रहेंगे। एक चीज हमेशा याद रखना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई भी फैसला लेना है तो उसमें इन 5 मेंबर्स की रजामंदी चाहिए। एक भी मेंबर ने बोल दिया ना कि नहीं, तो वो फैसला नहीं लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, रशिया इज अ मेंबर और परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रशिया के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि रशिया परमानेंट मेंबर में है, रशिया ने बोल देना ये पास नहीं करना, और 5 में से एक ने भी बोल दिया ये पास नहीं करना, तो वो पास नहीं होता है। अब उसमें कौन कौन सी कंट्रीज है जरा मुझे बताओ। एक तो हमारे पास यूएसए है, एक आपके पास रशिया है मैंने बता दिया, और फ्रांस है, और चाइना, और यूके नहीं है। यूके सबसे इंपॉर्टेंट है, यूके नहीं है इसमें, यूके है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया। दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स। इसमें इंडिया परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, ब्राजील बनना चाहता है, साउथ अफ्रीका बनना चाहता है। ब्राजील, जो ब्रिक्स की मैं बात कर रहा हूं, इसमें से रशिया एंड चाइना ये दोनों यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। 3 और हैं जो बनना चाहते हैं,
तो अगर आप बनना चाहते हो तो आपको यूएन में सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है सबकी सपोर्ट जो है उसको गेन कर लो और वहां पे जाके वोटिंग करवा के बन जाओ मैम। प्रेशर करो यूएन के ऊपर, प्रेशराइज करो, आप बोल सकते हो, सिंपल चीज है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं paragraph 44 of the joint statement grouping will encourage local currencies in trade and financial transactions between BRICS as well as their trading partners for fast, inexpensive, transparent, safe and inclusive payment system। ये जो हमारा यूपीआई है, यूपीआई क्या है? यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? तुम लोग यूपीआई के बारे में पेमेंट करते हो ना ऑनलाइन, झट से 50 रुपए 10 रुपए करते रहते हो, यूपीआई है क्या? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूपीआई जो है इंडिया से बाहर बहुत सारी कंट्रीज, फॉर एग्जांपल सिंगापुर हो गया, यूएई हो गया, इन सब कंट्रीज में फैल रहा है। देन इंडिया पहले क्या था? इंटरनेशनल करेंसी दैट इज यूएस का डॉलर, उसमें ट्रेड करता था कि इंडिया ने ईरान से कुछ खरीदना है, पैसे की जो भरपाई होगी वो कौन सा पैसा होगा? डॉलर ऑफ यूएसए, क्योंकि वो इंटरनेशनल करेंसी। अब इंडिया क्या कर रहा है? श्रीलंका के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया, मालदीव के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया कि हम लोग जब आपस में करेंगे ना ट्रेड, तुम अपनी करेंसी यूज कर लेना, हम अपनी करेंसी यूज कर, हमने यूएस डॉलर से क्या लेना देना, छोड़ो परे उसको, है ना। तो यहाँ पे लोकल करेंसीज को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, जो कि पहले किसके पास थी? यूएसए के डॉलर के पास। अच्छा, यूएसए का डॉलर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? यूएसए का डॉलर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? हालांकि यूके जैसी कंट्रीज बैठी है जिन्होंने यूएसए के ऊपर भी लंबे समय के लिए राज किया है। यूएसए ने इंडिपेंडेंस ली थी किससे? यूके से। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया यूएसए का डॉलर? कारण इकोनॉमी सबसे अच्छी है। अच्छा, और जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी और यूरोप तबाह हो गया था, यूरोप में सारी कंस्ट्रक्शन, सारी बिल्डिंग, सारे रोडवेज तबाह हो गए, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक बनाई गई। और वर्ल्ड बैंक जो लोन देती है वो कौन सी करेंसी में देती है? यूएस डॉलर में। ऑटोमेटिकली जब वर्ल्ड बैंक ने यूरोपियन कंट्रीज को भर भर के लोन दिया और यूरोपियन कंट्रीज वर द डेवलप्ड कंट्रीज, वहां पे जब यूएस डॉलर में लोन आया तो ऑटोमेटिकली क्या है? यूएस डॉलर की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाएगी। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस डॉलर की इंपॉर्टेंस बढ़ी है, उससे पहले नहीं हुआ करती थी इतनी इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट योर ब्रिक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समिट, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर इस बार का तुम लोग एग्जाम देने वाले हो। तभी मैंने इसके ऊपर इतना अच्छा खासा टाइम लगाया, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स अपने आप में बहुत सारे टॉपिक साथ में लेके आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड टॉपिक दैट इज अबाउट फाली एस नरीमान डिस्कसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। अच्छा, ये तुम लोगों को मैंने पॉलिटी में पढ़ाया हुआ है, तो ये तुम लोग मुझे ज्यादा बताओगे, मैं कम बताऊंगा। व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन? जिसने पॉलिटी पढ़ी है बताओ जरा। मुझे घूर रहा है, बता। लिमिटेशंस होती हैं गवर्नमेंट के ऊपर। अच्छा, ये किसने बोल दिया तुझे? मैंने? फिर अपने आप से क्यों बना रहा है डेफिनेशन? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है सुखदर्श? प्रिंसिपल्स क्या? क्या होता है? मुकर गया। सर मैं बताऊं? बताओ। सर जैसे इसमें होता है, जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं सर, वो अपनी जुरिस्डिक्शन में रह के लॉज बना सकते हैं, ऐसे था। नहीं, क्या बेसिक स्ट्रक्चर? बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, मैंने ये पूछा है। नहीं हिलना चाहिए, वो बात बिल्कुल सही है। इन्होंने बोला यूरिसडिक्शन के अंदर है कि मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को बिना हार्म किया आपने लॉ बनाने, वो भी सही है। बेसिक स्ट्रक्चर है क्या?
बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है वैसे ही? इस शब्द का मतलब क्या है? बेसिक मतलब जो नींव है, जिसके बिना गाड़ी नहीं चलने वाली। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? हमारे संविधान की ऐसे पॉइंट्स या हमारे संविधान के अंदर दिए गए ऐसे कंसेप्ट्स जिसके बिना इंडिया के संविधान का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं संविधान में से डेमोक्रेसी निकाल दूं तो क्या हमारे संविधान का कोई मतलब है? नहीं। कल को पार्लियामेंट एक लॉ पास करे और बोले कि आज से इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं होगी, तो क्या हमारे संविधान का कोई मतलब बचा? नहीं, क्योंकि हमारे संविधान की नींव है डेमोक्रेसी। हमारे संविधान से मैं इक्वालिटी निकाल दूं, समानता निकाल दूं, तो क्या हमारे संविधान का कोई मतलब बचता है? नहीं। हमारा संविधान टॉक्स अबाउट इक्वालिटी इन डिफरेंट पार्ट्स, जगह जगह पे संविधान खत्म। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर इज अ नींव ऑफ संविधान, और अगर उसको हिलाओगे पूरा संविधान खत्म हो जाएगा। बिल्डिंग की नींव निकाल दो, बिल्डिंग गिर जाएगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इक्वालिटी हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, देन आपके पास डेमोक्रेसी हो गया, देन आपके पास इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं सारे आ जाते हैं इसमें। इंटीग्रिटी जैसे हम बोलते हैं, इंटीग्रिटी मतलब क्या है? पूरे का पूरा जो इंडिया है कनेक्ट होके रहेगा एक दूसरे के साथ, कोई भी इंडिया का पार्ट इंडिया को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। ये सारी चीजें हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाती हैं, उसके ऊपर डिस्कशन की जा रही है। तो देखो यहाँ पे, द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज अ जुडिशियल इनोवेशन दैट पुट्स अ लिमिटेशन ऑन द अमेंडिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट. The doctrine was propounded by Supreme Court in Keswananda Bharati versus State of Kerala case 1973, and its objective is to ensure that the basic structure of constitution remain unaltered and to preserve the core identity of the constitution. केशवानंदा भारती केस आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1973 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट संविधान के किसी भी पार्ट को, किसी भी चीज को चेंज कर सकता है, बट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। आप फंडामेंटल राइट्स में चेंज करना चाहते हो कर लो, नो इशू, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप फंडामेंटल राइट से इक्वालिटी उड़ा दो, ये नहीं कर सकते। आप फंडामेंटल राइट से फ्रीडम ही उड़ा दो, आप ये नहीं कर सकते। थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक्स हैं उसके, जो नींव है उसकी, उसको चेंज नहीं कर सकते, राइट। देन अगर हम बात करते हैं की डेवलपमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, तो ये वैसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आपने इसको जस्ट एक बार रीड कर लेना है। 1965 में अगर हम बात करते हैं तो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जिनका नाम था डेट्रिच कॉनराड हाईलाइट्स द अनचेंजेबल नेचर ऑफ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। तो मतलब जर्मन के एक पर्सन थे जिन्होंने 1965 में, आप बोल सकते हो, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की। हमारे इंडिया में बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी आती है 1973 में, और इसको कौन लेके आता है? सुप्रीम कोर्ट। हमारे संविधान में कहीं पे भी ऐसी कोई लिस्ट नहीं दी हुई कि ये सारी चीजें संविधान की नींव है, नो। और ऐसी कोई फिक्स या परमानेंट लिस्ट भी कहीं पे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट समय समय पे कुछ ना कुछ चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड करता जाता है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है जी, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया बेसिक स्ट्रक्चर, उसको हटा नहीं सकता कौन? पार्लियामेंट। संविधान की अमेंडमेंट करके उसको खत्म नहीं कर सकता पार्लियामेंट। तो बेसिक स्ट्रक्चर की एज सच कोई परफेक्ट डेफिनेशन या परफेक्ट लिस्ट हमारे संविधान में या किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा और इसमें क्या क्या आएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही इसका कंसेप्ट 1973 में लेके आई। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। देन 1975 में इसका केस आता है, यूनियन ऑफ इंडिया सीक्स रिकंसिडरेशन ऑफ द डॉक्ट्राइन, अ बेंच ऑफ 13 जजेस कन्वीन्ड इन नवंबर, द बेंच डिसॉल्व्ड विदाउट डिसीजन इंडिकेटिंग कंटिन्यूड एडहेरेंस टू द डॉक्ट्राइन। जब 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आया तो वहां पे इंदिरा गांधी शोर मचाती है, और इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट में जाती है, मतलब इंदिरा गांधी की सरकार, कि ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसको एग्जैक्ट बताने की जरूरत है, ये तो आप ऐसी लिमिटेशंस हमारे ऊपर ला रहे हो जो आप कभी भी चेंज कर दोगे। मैंने बोला बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट। कल को सरकार ने कुछ नया चेंज किया, वहां पे आपकी सुप्रीम कोर्ट बोल दी नहीं जी ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो सरकार को तो आप जगह जगह पे रोक दोगे, सिंपल चीज है, ये तो गलत हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपकी इंदिरा गांधी की सरकार बोलती है कि एग्जैक्ट बताओ। उसके लिए 13 जज बेंच बिठाया गया, लेकिन वो बेंच ने कुछ भी नहीं हमें बताया, और वो बेंच क्या है, डिसॉल्व हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है कब, 1975 में, दैट इज 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसको पास किया जाता है, जिसमें क्या बोला गया था, 39th अमेंडमेंट ने बोला कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, इनके जो इलेक्शंस होते हैं ना, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर की बात की गई थी कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन, मतलब प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन एज सच मतलब क्या है, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता नहीं है, उसकी अपॉइंटमेंट होती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, कैसे बनेगा, वो सब क्या है, वो कहीं पे नहीं लिखा हुआ। हमारा संविधान सिर्फ इतना बोलता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर। अब किस बंदे को अपॉइंट किया जाएगा, कैसे अपॉइंट किया जाएगा, ये संविधान में नहीं लिखा हुआ, ये हमें सुप्रीम कोर्ट बताती। तो मतलब इंदिरा गांधी के इलेक्शन का डिस्प्यूट आया 1975 में, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने ये अमेंडमेंट करवाई, और इस अमेंडमेंट को लेटर ऑन क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। ये सब चीजें मैंने आपको लिखवाई हुई है। 1975 में ही इस अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। उसके बाद 1978 में 44th अमेंडमेंट आती है। 44th अमेंडमेंट बात करती है, Amendment Act abolishes remaining clauses of the 329A article and cementing the doctrine of foundation. 44th Amendment 1978 कौन लेके आया, जनता पार्टी की सरकार। 75 में किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी। 77 में किसकी सरकार आ गई, जनता पार्टी। तो जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी के द्वारा जो पहले अमेंडमेंट की गई थी 39, उसके तहत इंदिरा गांधी ने, अब बोल सकते हो कि जो एक्स्ट्रा पावर्स गेन कर ली थी, उन सभी पावर्स को खत्म कर दिया गया बाय द 44th अमेंडमेंट पास्ड बाय जनता पार्टी की गवर्नमेंट 1978 में। जैसे फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी के टाइम पे जब इमरजेंसी लगी थी, तब क्या होता था कि कैबिनेट ने बोल दिया, जस्ट ऑरली बोल दिया, और प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा देगा। अब कैबिनेट ने जो बोला है उसको प्रेसिडेंट तक पहुंचाएगा कौन, प्राइम मिनिस्टर, और वो भी ऑरली। जैसे ही 75 वाली इमरजेंसी जाती है, 78 में जाके 44th अमेंडमेंट लेके आती है कौन, जनता पार्टी की सरकार। उसमें क्या बोला गया, कैबिनेट लिखती रूप में, रिटर्न में देगी, फिर आपका जो प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी लगाएगा, अदरवाइज इमरजेंसी नहीं लगेगी। मतलब जितनी गड़बड़ इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा की गई थी, उस सबको सुधारने की कोशिश की गई उनकी ऑपोजिशन पार्टी, दैट वाज जनता पार्टी की जब सरकार आती है 77 से लेके 1980 तक, राइट। देन अगर हम बात करते हैं 1980 में जाके मिनर्वा मिल केस आता है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रीअफर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, डिसीजन ऑफ 5 जजेस। अच्छा, एक चीज और हमेशा याद रखना, जब भी संविधान के रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड कोई केस आता है, उस केस को उठाने की पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जब उस केस को चलाया जाएगा, उसमें कम से कम आपके पास 5 जज होने चाहिए, कम से कम 5 जज। एक जज को बिठा के आप कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर जो है उसको सॉल्व नहीं करवा सकते, कम से कम 5 होते हैं, 9 होते हैं, 13 होते हैं, मतलब ऑड नंबर में आपको देखने को मिलेंगे, तभी मेजॉरिटी बनेगी। 5 में से 3 जो बोलेंगे वो होगा, 9 में से 5 जो बोलेंगे वो होगा, 13 में से 7 जो बोलेंगे वो होगा, सिंपल, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं 2007 में आईआर कोहलो केस आता है वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, रीअफर्म्स द डॉक्ट्राइन इन अ बेंच डिसीजन ऑफ 9 जज। अगेन देखो 9 जज बेंच आ गया यहाँ पे। जब जब संविधान की बात आएगी, जो आपका जजेस का बेंच होगा वो कम से कम 5 का होना चाहिए। तो ये सारे केसेस जो है ना, ये एज अ एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो, क्योंकि इन सब केसेस में, केशवानंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आया, मिनर्वा मिल्स 1980 में इसको रीअफर्म किया गया कि ये होना चाहिए। अगेन 2007 में जो रिसेंट केस है उसमें अगेन बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये होना चाहिए, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बोल सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, व्हाई डिड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिसेंटली कॉल्स द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन अ नॉर्थ स्टार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में ऐसी चीजों के ऊपर।
कि रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बेसिक स्ट्रक्चर को नॉर्थ स्टार बोला, एक्सप्लेन करो। सीधा क्वेश्चन आता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर जब उठा के देखोगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जब ऐसी स्टेटमेंट्स या ऐसी कोटेशंस दी जाती है ना, उसके ऊपर सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, सीधा। नॉर्थ स्टार क्या है? ये तो कोई भी बता सकता है, 10th तक तो सारे पढ़ के आते हैं। व्हाट इज नॉर्थ स्टार, बताओ जरा। अच्छा, स्टार क्या होता है? क्या करते हो तुम लोग? ये तो बच्चों वाली चीज है। स्टार क्या होता है? बोल, स्टार क्या होता है? स्टार क्या है? तारा ना। स्टार क्या होता है? वही बात होगी ना, कि नींव बनी नहीं, सीधा बिल्डिंग स्टार्ट कर दी। स्टार क्या होता है? तुम लोगों को समझ आता है जो मैं तुम्हें बताता हूँ कि नहीं आता है? क्योंकि मैं तो इस तरीके से बताता हूँ, इन बच्चों को बेस तो पता ही होगा। बेस इन द सेंस बिल्कुल ही बेस। स्टार क्या है? अच्छा, वो स्टार होते हैं, तो फिर उसको मेट्रोइड क्यों बोला? सन इज अ स्टार, ये होता है स्टार। सन इज अ स्टार, समझ रहा है? तो मेट्रोइड एंड सन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। स्टार का मतलब होता है कोई भी ऐसी कैलेस्टियल बॉडी, कैलेस्टियल बॉडी मतलब जो यूनिवर्स में मिलती है, कोई भी ऐसी बॉडी जो अपनी जो ऊर्जा है वो खुद पैदा करती है, सेल्फ इल्यूमिनेटिंग होती है, मतलब अपनी ऊर्जा खुद पैदा करती है। क्या अर्थ अपनी ऊर्जा खुद पैदा करती है? नहीं। हमें ऊर्जा कहां से मिलती है? सनलाइट। क्या मून अपना जो चमकता है वो अपने आप से चमकता है या सूरज की रोशनी की वजह से चमकता है? सूरज की रोशनी की वजह से चमकता है। तो स्टार की सिंपल डेफिनेशन होती है ऐसी यूनिवर्सल बॉडी, ऐसी कैलेस्टियल बॉडी जो अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करती है। सेल्फ इल्यूमिनेटिंग बॉडी इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड एज स्टार। और ये 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, बेशरम। तो यहाँ पे नॉर्थ स्टार क्या है हमारे पास? नॉर्थ स्टार ना एक ऐसा स्टार है जो आपको नॉर्थ वाली साइड हमेशा चमकता हुआ देखने को मिलेगा। आप कहीं पे भी हो, अगर आपने डायरेक्शन का पता करना है ना, रात को खास तौर पे, आप जंगल में उलझ गए हो कहीं पे मान लो, या कहीं किसी ऐसे रेगिस्तान में गए, आप उलझ गए, आपको आसमान में एक सबसे बड़ा चमकता हुआ तारा देखने को मिलेगा, और वो हमेशा रहता है नॉर्थ वाली डायरेक्शन में। जिस तरफ आपको वो दिख रहा है दैट इज द नॉर्थ, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? साउथ। एक तरफ ईस्ट, एक तरफ वेस्ट। तो नॉर्थ स्टार मतलब एक ऐसी चीज जो आपको रास्ता दिखा सकती है, जो नेविगेशन पॉसिबल करवाती है, जो डायरेक्शंस आपको बताती है कि जिस तरफ वो स्टार है दैट इज नॉर्थ। बाकी डायरेक्शंस अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करते हो। तो मतलब गाइडिंग, गाइड करता है, आप बोल सकते हो। वैसे बेसिक स्ट्रक्चर इज अ नॉर्थ स्टार, ये गाइड करेगा। कैसे करेगा वो देखो। क्यों बोला? The Chief Justice of India, Y.D. Chandrachud, called basic structure doctrine a North Star. This is because it guides and gives direction to lawmakers, implementers, and interpreters. गाइडेंस देता है बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल जब बेसिक स्ट्रक्चर ने बोल दिया कि डेमोक्रेसी होगी ही होगी, तो आपको क्या गाइडेंस मिली? कि आपने कोई भी काम डेमोक्रेसी के जो अगेंस्ट होगा वो नहीं करना है, कोई भी लॉ जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है उसको पास नहीं करना है। दिस इज द गाइडेंस, आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो नंबर 1 पॉइंट, द डॉक्ट्राइन एक्ट एज नॉर्थ स्टार बिकॉज इट प्रोवाइड फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट और गाइडिंग लाइट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसको आप इंटरप्रेट किस तरीके से करोगे, वहां पे आपको गाइडेंस कौन देता है? गाइडेंस देता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसके अकॉर्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पे भी संविधान के किसी भी प्रिंसिपल को इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि उसको आप नॉन डेमोक्रेटिक बता दो, क्योंकि संविधान नॉन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात करता ही नहीं है, ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो
कि बीजेपी की अगर हम बात करते हैं, बीजेपी के पास अराउंड 300, इनफैक्ट मोर देन 300 सीट्स है बीजेपी के पास, अकेली बीजेपी के पास। ना कि मैं ये बोल रहा हूं कि एनडीए की गवर्नमेंट के पास, बीजेपी के पास मोर देन 300, 302 समथिंग इतनी सीट्स है। बीजेपी बोले कि हमारे पास तो मेजॉरिटी सीट्स है, हमें किसी मैटर को डिस्कस करने की क्या जरूरत है, हम बिल रखेंगे, बिल पास करेंगे, बिल रखेंगे, बिल पास करेंगे। लेकिन इट इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट कि इलेक्शंस कंडक्ट करवा के आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन लिया है। डेमोक्रेसी में एक कोर प्रिंसिपल है, दैट इज डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन मतलब चीजों को डिस्कस करना। डेमोक्रेसी का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आपने बंदे चुन के बिठा दिया और वो कुछ मर्जी करते रहे। डेमोक्रेसी का मतलब है कुछ बंदों को चुनना है जो आपके बिहाफ के ऊपर डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के बाद जो बेस्ट चीज होगी उसको पास करेंगे। तो जब जब पार्लियामेंट में डिस्कशंस में हमें कमी देखने को मिलती है तो हम क्या बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज डिटीरियोरेटिंग, डेमोक्रेसी खराब हो रही है, इट इज नॉट डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी तो एक ऐसा वर्ड है जो हर जगह यूज करते हैं। मान लो आप लोगों से मैंने कोई टेस्ट लेना है, एक तो मैं आपको बोल दूं कल ये टेस्ट होगा, एक मैं आपको बोलूं आपस में डिस्कस करके बताओ कौन सा टेस्ट लें। विच वन इज डेमोक्रेटिक? डिस्कशन वाला। और जब मैं बोलता हूं कि ये टेस्ट होगा तो होगा, दैट इज ऑटोक्रेटिक रूल। मतलब एक बंदा अपनी मनमर्जी से जो चाह रहा है वो करवा रहा है सबसे, उनसे नहीं पूछ रहा। तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन इज वेरी डीप। डेमोक्रेसी के ऊपर डिस्कस करना हो तो चाहे 50 घंटे बैठ के डिस्कस कर लो, इतना लंबा टॉपिक है। डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट इलेक्शंस। आप लोग समझते हो कि इट इज जस्ट अबाउट इलेक्शन, बट इट इज नॉट। इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहिए। देन अगर हम बात करते हैं, इट हेल्प्स प्रिवेंट एनी आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट एंड एंश्योर्स दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स डू नॉट वायलेट एंड अंडरमाइन द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ये इंश्योर करता है कि सरकार अपनी मन मर्जियां नहीं करे, सरकार कोई भी ऐसे लॉ पास ना करे जो हमारे संविधान के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। क्योंकि अगर सरकार पास करेगी, मान लो चलो सरकार ने क्या किया, कोई ऐसा लॉ पास कर दिया जो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा है, अगले ही दिन वो केस कहां पे जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? उस लॉ को रद्द कर देगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला है, अगर कोई भी लॉ आप बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करता हुआ बनाओगे या बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट बनाओगे, उसको उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकती है। ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जब मैं लॉ बनाऊंगा, मान लो मैं सरकार हूं, जब मैं लॉ बनाऊंगा तो मैं ध्यान रखूंगा कि ऐसा लॉ बनाऊं जो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म ना करता हूं। क्योंकि अगर मैं हार्म करने वाला लॉ बनाऊंगा तो वो मेरी वेस्टेज ऑफ टाइम है, मैंने बनाया, इंप्लीमेंट हो नहीं पाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर देगा। इट इज अ लिमिट लगाता है, आप बोल सकते हो। ठीक है। देन it maintains constitutional supremacy by preventing lawmakers from undermining the essence of constitution। हमारे देश में कौन ज्यादा सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट? विच वन इज मोर सुप्रीम? पार्लियामेंट ज्यादा सुप्रीम है कि कॉन्स्टिट्यूशन? बताओ भाई इधर। सर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्यों? सर क्योंकि हम इसे चेंज नहीं कर सकते किसी भी, मतलब इसमें जो भी दे रखा है। चेंज तो करते हैं अमेंडमेंट करके, जो सर पास वो हो तो गया। अमेंडमेंट्स होती है, जैसे इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर कह लो उस चीज से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अच्छा, और सर पार्लियामेंट का तो जैसे ये सर कॉन्स्टिट्यूशन ही है सुप्रीम इसमें तो। अच्छा, और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया है? देश की जनता ने। कैसे? देश की जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए, उन रिप्रेजेंटेटिव्स ने संविधान को लिखा। जब संविधान को लिखा जाता था कि आपने ये क्लॉज संविधान का लिख लिया है या ये चैप्टर आपने पूरा कर लिया है, उसके बाद उसको पब्लिक व्यू के लिए
पब्लिश किया जाता था कि हम ऐसा संविधान बोल रहे हैं, जनता का इसके ऊपर क्या व्यू पॉइंट है। तो जनता को इन्वॉल्व करके हमारे संविधान को बनाया गया है। और जब हमारा संविधान अडॉप्ट होता है, कब, 26 नवंबर 1949 को, उस दिन संविधान को अडॉप्ट करने के बाद एक चीज अडॉप्ट की जाती है, दैट इज प्रीएम्बल। और प्रीएम्बल में पहली लाइन क्या आती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कौन बोल रहा है प्रीएम्बल, देश की जनता। लास्ट वाली लाइन क्या आती है, अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो देश की जनता ने संविधान को अडॉप्ट किया है। और हमारे देश में मोस्ट पावरफुल इज जनता, नॉट पार्लियामेंट। पार्लियामेंट संविधान के बेसिक्स नहीं हिला सकता, लेकिन अगर संविधान में कुछ आप ऐसा चेंज करो, पार्लियामेंट में चेंजेस किए जा सकते हैं। विच इज मोर सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर सुप्रीम। तो सर मैं सही बोल रही थी, अब मैं डर गई। डर के बोलोगे तो क्या करेंगे फिर, उसमें डर के देखना। नेक्स्ट, लिमिटिंग द पावर्स ऑफ लॉ मेकर्स प्रिवेंट द राइज ऑफ अथॉरिटेरियन रेजिम। वही बात आ गया कि लॉ मेकर्स मतलब जो एमपीज होते हैं, जो लॉ बनाते हैं, उनके ऊपर लिमिट लगाता है। और जो अथॉरिटेरियन रेजिम्स मतलब मन मर्जियां करने वाली जो सरकार है, उसके ऊपर लिमिट लगती है। Then a core values and goals of the constitution remain intact. For instance, secularism is identified as a basic structure in R. Bommai versus State of Karnataka case. सेक्युलरिज्म क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री। धर्मनिरपेक्ष मतलब एक ऐसी कंट्री जिसमें हर एक धर्म को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी। धर्मनिरपेक्ष का हमारे देश में ये मतलब नहीं है देश अलग धर्म अलग, ये नहीं है। दिस इज नेगेटिव सेक्युलरिज्म, कि देश की सरकार धार्मिक मामलों में इन्वॉल्व ही नहीं होगी। दिस इज नेगेटिव सेक्युलरिज्म। हमारे यहाँ पे ये नहीं है। हमारे यहाँ पे ये है कि देश एफर्ट्स करेगा कि सभी धर्मों को एक जैसे, आप बोल सकते हो, इंपॉर्टेंस जो है वो मिल पाए, एक जैसा स्टेटस सभी धर्मों का बन पाए। तभी तो धार्मिक बेसिस के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल सिख माइनॉरिटी को, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी को, मुस्लिम माइनॉरिटी को क्या दी जाती है, स्कॉलरशिप्स। दीज माइनॉरिटीज आर रिलीजियस माइनॉरिटीज। और कितनी है हमारे देश में रिलीजियस माइनॉरिटीज, देयर आर टोटल 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज। कौन कौन सी, सिख, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन, पारसी, ये 6 हैं, याद रखो इसको। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इट एक्ट्स एज एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस एंड अवॉइड्स एनी कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे ना एक बेसिक स्ट्रक्चर में कंसेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है कि एग्जीक्यूटिव की अपनी पावर्स होंगी। एग्जीक्यूटिव मतलब जिन्होंने लॉ को एग्जीक्यूट करवाना है, लागू करवाना है। लेजिस्लेचर की अपनी पावर्स होंगी, मतलब जिन्होंने लॉ को बनाना है। जुडिशरी की अपनी पावर्स होंगी, जिन्होंने जस्टिस प्रोवाइड करनी। तो आपस में एक दूसरे के साथ ये किसी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रेसिडेंट डिसाइड करे कि कौन बनेगा सुप्रीम कोर्ट का जज। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, डिसाइड नहीं करता। डिसाइड कौन करता है, कॉलेजियम। और कॉलेजियम में कौन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस। सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करती है हमारा नेक्स्ट जज कौन होगा। प्रेसिडेंट तो सिर्फ देश का हेड होने के नाम पे अपॉइंट करता है। सिंपल चीज है। अब देखो, देश का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। प्राइम मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव है। देश का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ये कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। लेकिन देश का प्राइम मिनिस्टर बन के कहां से आता है, लोकसभा की मेजॉरिटी सपोर्ट से बन के आता है। लोकसभा में मेजॉरिटी मेंबर्स जिसको सपोर्ट करेंगे वही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। बट प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अगर हम बात करते हैं तो सिस्टम टोटली अलग हो जाता है। वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट बन जाता है और लोकसभा राज्यसभा वो लेजिस्लेचर में रह जाती है। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, बट प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले एमपी भी तो होता है। अगर नहीं है तो बनना पड़ता है। मतलब प्राइम मिनिस्टर 2 ड्यूटीज निभाता है, एज अ लेजिस्लेचर का एमपी एंड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ एग्जीक्यूटिव। मतलब ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ओवरलैपिंग ऑफ पावर हो जाएगी तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और देश का स्ट्रक्चर पूरा हिल जाएगा।
सिंपल चीज है, उसको मेंटेन करता है। Then the doctrine has been instrumental in safeguarding fundamental rights of citizens। जब मैंने आपको बोल दिया फ्रीडम इक्वालिटी इन चीजों को खत्म नहीं कर सकते, तो मतलब इसके रिलेटेड जो अधिकार जनता को दिए गए हैं आप उसको भी खत्म नहीं कर सकते, सिंपल। नेक्स्ट देखो, डॉक्ट्राइन इंश्योर्स कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। कंसिस्टेंसी मतलब क्या है, जो डॉक्ट्राइन अगर आपको पता है कि हमारा बेस क्या है, अगर आपको नींव पता है तो ऑटोमेटिकली आप नींव को हिलाने से पहले 100 बार सोचोगे, क्योंकि अगर हिला दी बिल्डिंग गिर जाएगी। तो अगर ये आप मेंशन कर देते हो कि नींव है क्या, तो ऑटोमेटिकली क्या है, आपका जो संविधान है वो लंबे समय के लिए और ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो जब भी कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने ये सारी चीजें लिखनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यही आपके पॉइंट्स होंगे मेंस के आंसर, सिंपल। इसके ऊपर प्रीलिम का क्वेश्चन नहीं बनता, इसके ऊपर मेंस का क्वेश्चन बनता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप जस्ट एक बार रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दैट इज सीबीआई हैज रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट अननोन नोडल ऑफिसर्स एंड बैंक ऑफिशियल्स फॉर alleged fraud in the implementation of minority scholarship scheme। वही जो हम ऊपर बात कर रहे हैं, सीबीआई दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई का काम क्या होता है, जितने भी घोटाले हो रहे हैं इन सब की इन्वेस्टिगेशन करना सेंट्रल लेवल पे। इन्होंने क्या फाइंड आउट किया, माइनॉरिटी क्लास के जो बच्चे हैं उनको जो स्कॉलरशिप दी जा रही है उसमें बहुत सारा घोटाला हो रहा है, पैसा बीच में जितने भी ऑफिसर्स एंड बैंक ऑफिसर्स हैं वो खा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। इसका केस हमारे पास आया है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किस किस तरह की स्कॉलरशिप हमारे पास यहाँ पे दी जाती है, उससे पहले न्यूज में क्या बताया गया, द स्कैम इन्वॉल्व्ड 830 fake institutions receiving benefits causing a loss of more than 144 करोड़ to the Ministry of Minority Affairs between 2017-18 से लेके 21-22। वो चीज सुनी है आपने, चलो ये तो बाद की बात है, वो चीज सुनी है आपने कि बंदा मर जाता है लेकिन उसके नाम के ऊपर क्या है, अभी भी पेंशन कोई उसके घर वाला ले रहा है। ऐसा नहीं होता है, बंदा मर गया उसकी पेंशन भी खत्म हुई, या फिर कुछ पेंशन में होता है कि स्पाउस को मिल जाती है, एज इट इज उस बंदे की पेंशन स्पाउस को जो मिलती है वो 50% होता है, पूरी थोड़ी ना मिलती है। तो यहाँ पे क्या है, 830 ऐसे बच्चे रजिस्टर किए गए हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते और उनकी स्कॉलरशिप सरकार की जेब में से जा रही। तो वो बच्चे किसने रजिस्टर किए, इन्हीं ऑफिसर्स ने। वो पैसा किसके पास जा रहा है, इन्हीं ऑफिसर्स के पास, और वो पैसा कौन खा रहा है, यही ऑफिसर्स खा रहे हैं। दिस इज द स्कैम। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स है हमारे पास, तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड 3 डिफरेंट माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कीम्स अप्रोक्सीमेटली 65 लाख स्टूडेंट्स एवरी ईयर बिटवीन 2017 से 22। स्कीम्स कौन कौन सी है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक, मैट्रिक कम मींस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी। 3 तरह की स्कॉलरशिप है। क्या क्या है आप पढ़ सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल प्री मैट्रिक की बात करते हैं तो फर्स्ट क्लास से लेके 10वीं क्लास तक जो स्कॉलरशिप दी जाती है, राइट। देन हमारे पास पोस्ट मैट्रिक मतलब 11th 12th क्लास के लिए जो स्कॉलरशिप दी जाती है। नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम की अगर हम बात करते हैं, इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड इन 2008, असिस्ट meritorious minority students with limited finance, promotes academic excellence and equal opportunities। 3 तरह की स्कॉलरशिप है, एक तो 10वीं पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक, एक 11वीं 12वीं क्लास के लिए, एक 12वीं के बाद दी जाती है उन बच्चों को जो बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स लेके आते हैं फॉर ग्रेजुएशन एंड हायर एजुकेशन। 3 तरह की स्कॉलरशिप जाती है किसको, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, सिख माइनॉरिटी, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, है ना, जैन माइनॉरिटी एंड पारसी माइनॉरिटी, इन सबको मिलती है, सिंपल। देन अगर हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ द स्कैम, स्कैम का क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, सबसे पहली बात तो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को 144 करोड़ का घाटा पड़ रहा है। वही 144 करोड़ वो किसी और काम के लिए यूज करते, सिंपल चीज है। स्कॉलरशिप स्कीम्स आर अंडरमाइंड, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम टारगेटेड बाय द स्कैम, funds meant for deserving minority students were misused। प्री मैट्रिक वाली में ज्यादा हमें स्कैम देखने को मिला है, मतलब छोटे बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती है, ये सरकारी स्कूलों में जाओगे ना बच्चों को मिलती है स्कॉलरशिप,
मतलब कुछ 100 रुपीज होते हैं, कोई ऐसा नहीं कि 5,000 10,000 मिलता है, समथिंग 100 रुपीज, 800 900 इतना की होता है, ज्यादा नहीं होता। देन अगर हम बात करते हैं कॉलिजन ऑन एक्सप्लॉयटेशन, कॉलिजन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एप्लीकेंट्स, नोडल ऑफिसर्स, मोर, तो मतलब वही सारी चीजें बोल रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड इन्वॉल्व है, ऑफिसर्स की करप्शन इन्वॉल्व है, बच्चों को घाटा पड़ रहा है, मिनिस्ट्री को घाटा पड़ रहा है, इस पैसे को किसी और काम के लिए यूज किया जा सकता था, जो क्या स्कैम के रूप में ऑफिसर्स खा रहे हैं बेवजह। देन अगर हम बात करते हैं एथिकल इंपैक्ट आता है इसमें, आपने इसको जस्ट एक बार पढ़ लेना है, कुछ ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। इंपैक्ट ऑफ बेनिफिशियरीज जस्ट पढ़ने वाली चीज है। माइनॉरिटी कम्युनिटी वाला जो आपका कंसेप्ट है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम पर्सपेक्टिव प्लस मेंस पर्सपेक्टिव। आप एग्जांपल्स दे सकते हो। हमारे देश में जो माइनॉरिटीज हैं, 6 माइनॉरिटीज मैंने आपको बताया। सबसे रिसेंट जिसको माइनॉरिटी में ऐड किया गया 2014 में, दैट वाज जैन। पहले आपके पास मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी थे, 2014 में जैन को भी ऐड किया गया। जो माइनॉरिटी होता है, अगर किसी भी रिलीजियस माइनॉरिटी को आपने रजिस्टर करना है, क्योंकि ये सिर्फ 6 धर्म थोड़ी ना है हमारे देश में, और बहुत सारे हैं, किसी को रिलीजियस माइनॉरिटी में रजिस्टर करना है तो उसके लिए आपके पास एक एक्ट है जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992। संविधान में माइनॉरिटी कौन होगा कहीं पे नहीं लिखा हुआ, इस एक्ट में लिखा गया जो पार्लियामेंट ने पास किया 1992 में। देन प्रेजेंटली जो आपकी माइनॉरिटीज है उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? सबसे ज्यादा है मुस्लिम माइनॉरिटी, नंबर 2 है क्रिश्चियन, देन है सिख, देन बुद्धिस्ट, देन जैन, देन पारसी। ये ऑर्डर याद रखना। सबसे ज्यादा आपके पास कौन है? मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन एंड पारसी। देन अगर हम बात करते हैं हमारे संविधान में आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 दोनों माइनॉरिटीज को क्या देते हैं? फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 29 उनका कल्चर कंजर्व करने का फंडामेंटल राइट देता है। आर्टिकल 30 बात करता है कि वो अपनी लैंग्वेज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं अपने धर्म की, जैसे अकाल एकेडमी स्कूल, गुरुकुल हो गया, डीएवी स्कूल कॉलेज हो गया, ये सारे रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। क्यों ओपन हुए हैं? क्योंकि रिलीजियस माइनॉरिटीज को ये ओपन करने की परमिशन है। फॉर एग्जांपल मदरसा, और कुछ नहीं जानते, मदरसा तो पता होगा, मुस्लिम्स के स्कूल्स आप बोल सकते हैं, राइट। देन कुछ और स्कीम्स के बारे में यहाँ पे बताया गया, उसको आप जस्ट रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, जो कि रिपोर्ट निकाली गई है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के द्वारा, रिवील्स दैट fine particulate air pollution, that is fine particulate matter, that is PM 2.5 reduces the average Indian life expectancy by 5.3 years। particulate matter क्या होता है? पोल्यूशन जब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंडस्ट्री में कोयला जल रहा है, कोयला जलेगा उसका धुआं निकलेगा, धुआं आपको दिखता है ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे 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 ब्लैक कलर के पार्टिकल्स। जब धुआं निकलता है कुछ टाइम के लिए तो आपको दिखता है, उसके बाद डिसअपीयर हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो खत्म हो गया, वो खत्म नहीं हुआ, वो हवा के अंदर डिसॉल्व हो गया। पहले वो एक साथ थे तो वो दिख रहे थे, अब दूर दूर हो रहे हैं तो दिख नहीं रहे। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी इंडस्ट्री के पास वाले घर में रहते हो तो आप छत को देखोगे तो छत के ऊपर एक ब्लैक लेयर बन जाती है। वो छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर है जिनका साइज क्या है, यहाँ पे 2.5 माइक्रोन हो सकता है या फिर एक PM10 माइक्रोन के हो। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके? 2.5 की। अब देखो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जब आप सांस लोगे ना तो आपके नॉस्ट्रल्स के अंदर जो हेयर्स है वो भी इसको नहीं रोक पाएंगे, अंदर चले जाएंगे। अंदर जाएंगे तो आपके लंग्स के अंदर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिपॉजिट होंगे, डिपॉजिट होंगे तो आपको बीमारियां लगेंगी, बीमारियां लगेंगी तो बंदा जल्दी मरेगा। कितना जल्दी? नॉर्मल लाइफ से अप्रोक्सीमेटली 5.5 साल पहले मर जाएगा। तो ये यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट ने बताया कि इस पोल्यूशन की वजह से इंडियंस की जो लाइफ है अप्रोक्सीमेटली 5-5.5 साल से कम हो रही है, क्योंकि बीमारियां लगेंगी। अस्थमा की प्रॉब्लम इसी से तो आती है। अस्थमा वाला बंदा कभी पोल्यूशन में जाके खड़ा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, मर जाएगा वो बंदा वहीं पे। देन सरकार ने एक स्कीम चलाई थी, उज्ज्वला स्कीम, जिसमें क्या था, गरीब फैमिलीज को
गैस सिलेंडर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी भी देखो जो ये गैस सिलेंडर है उसकी कीमत कम हुई है 200-250 रुपए से, सबके लिए थोड़ी ना कम हुई है। किसके लिए कम हुई है? जो उज्ज्वला स्कीम के अंदर रजिस्टर है, सबके लिए ये कम नहीं हुई है। उज्ज्वला स्कीम के अंदर जो रजिस्टर है उनके लिए कम हुई है। उज्ज्वला स्कीम क्यों लाई गई? क्योंकि हमारी जो लेडीज हैं गांव में, जो गरीब घरों की लेडीज है, वो क्या करती है, चूल्हा जलाती। अब जब चूल्हा जलाते हो तो वो जो स्मोक होता है, वो जो धुआं होता है, वो अंदर जाता है। अंदर जाएगा तो बीमारियां करता है, बीमारियां करता है तो 100 तरह की बीमारी लगेगी, तो ऑटोमेटिकली लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी कम हो जाएगी। जापान वगैरह में देखो, नॉर्मल बंदा 80, 90, 100 साल तक जीता है। कारण क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ। इंडिया में पहले बहुत कम होता था। अच्छा, आज से अगर मैं 50 साल पीछे जाऊं, लोगों के 4-4, 5-5 बच्चे होते थे। बच्चे पैदा करने के कारण, इतने बच्चे क्यों पैदा करते थे? क्योंकि 1-2 बच्चे तो रास्ते में मर जाते थे। रास्ते में इन द सेंस, इन द मिड ऑफ द लाइफ ही मर जाते थे। मतलब 20 साल के, 25 साल के होके कोई ना कोई बीमारी लगी, मर गए। तो पेरेंट्स को ये होता था कि 4 बच्चे पैदा कर लो, एट द एंड 1-2 तो बचेंगे। ये सीधा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट चलता था। आजकल कितने के बच्चे मरते हैं? बहुत कम। और बच्चे कितने कितने? एक एक है। क्यों? क्योंकि बीमारियां कम है। एक तो जो है उसका इलाज है, जिसकी वजह से क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी बढ़ गई। बट अगर इस तरीके से पोल्यूशन करते रहोगे तो 5, 5.5 साल से आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब मैक्सिमम जो एक एवरेज एज आपने जीनी थी, वो कम हो रही है, क्योंकि बीमारियां लगेंगी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। फाइंडिंग्स क्या है यहाँ पे? पार्टिकुलेट पोल्यूशन इज प्राइमरी थ्रेट टू द इंडियन हेल्थ, रिड्यूसिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय 5.3 years on average. Cardiovascular diseases diminish life expectancy by 4.5 years, while malnutrition reduces life by 1.8 years. All 1.3 billion Indians live in areas exceeding the WHO guidelines for annual average particulate pollution. उन्होंने बोला कि बहुत सारी बीमारियां लगेंगी जिससे इतनी एज कम होगी, खास तौर पे उनके लिए जो ऐसे एरियाज में रह रहे हैं जहां पे पोल्यूशन जितना बताया गया है मैक्सिमम हो सकता है, उससे कहीं ज्यादा है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो बताता है कि क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए इसका, एयर क्वालिटी का। अगर उससे ज्यादा पोल्यूशन है तो आपके लिए वो थ्रेटनिंग है। सिंपल चीज है। नेक्स्ट देखो, approximately 67% of the population lives in the region surpassing India's on air quality standard, that is 40 microgram per meter square. India contributed over 59% of the world increase in pollution from 2013 से लेके 2021। वर्ल्ड में जो टोटल पोल्यूशन हुआ है उसमें अप्रोक्सीमेटली इस रिपोर्ट में बताया कि 59% जो हिस्सा है वो किसका है? इंडियन। क्योंकि इंडिया की अगर हम बात करें, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन को होल्ड करने वाली कंट्री, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा? पोल्यूशन भी उतना ज्यादा होगी, एक्टिविटीज ज्यादा। तो इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 67% जनता ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रही है जहां पे क्या है, जो एक सेट स्टैंडर्ड है पोल्यूशन का, उससे ज्यादा पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो मतलब वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होने के चांसेस। नेक्स्ट, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट पोल्यूटेड रीजन इन इंडिया एंड अबाउट 39% ऑफ द रेजिडेंट्स मे लूज 8 years of life expectancy compared to WHO guidelines. नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब, नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा के प्लेन्स। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सब इसी में आता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। कारण क्या है? प्लेन एरियाज है, खेती ज्यादा होती है, रॉ मटेरियल ज्यादा है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज ज्यादा है। रॉ मटेरियल के बिना इंडस्ट्री नहीं चल सकती, तो इंडस्ट्री ज्यादा है, पोल्यूशन ज्यादा होगा, पोल्यूशन ज्यादा होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यू टू पोल्यूशन कम हो जाएगी। सिंपल। नेक्स्ट अगर हम बताएं
रीजंस बिहाइंड स्पाइक ऑफ द एयर पोल्यूशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? The surge in air pollution in South Asia stems from the rapid industrialization, economic growth, population expansion. एक तो जनता बढ़ रही है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली जो कंट्री है वो इंडिया, और ये कहां पे है? साउथ एशिया में। पॉपुलेशन बढ़ेगी, ज्यादा प्रोडक्ट बनाने हैं, ज्यादा प्रोडक्शन करनी है, ज्यादा इंडस्ट्री चलानी है, ऑटोमेटिकली क्या होगा? ज्यादा पोल्यूशन होगा। सिंपल। नेक्स्ट, these factors have led to the increased energy demand and fossil fuel usage in region. In India and Pakistan, the vehicle count on road is quadrupled since the early 2000, while in Bangladesh it tripled from the 2010 से 2020. Electricity generation from fossil fuel also tripled between 1998 से 2017 in Bangladesh, India, Nepal, Pakistan combined. While this elevated energy consumption improved living standard and economies, and resulting rise in particulate pollution has led severe consequences. ये सब आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि कितने ईयर में क्या हुआ है, इतना याद रखो। बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान जो साउथ एशिया में मेजरली आते हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से ज्यादा व्हीकल्स यूज हो रहे हैं। ज्यादा व्हीकल्स यूज होंगे, ज्यादा वेहिकुलर पोल्यूशन होगा। ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा डिमांड है, ज्यादा डिमांड है, ज्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, ज्यादा प्रोडक्शन करनी है, ज्यादा इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेगी, ज्यादा इंडस्ट्रीज चलेंगी, ज्यादा एक्स्ट्रा जो मटेरियल है, जो एफुलेंट है वो निकलेगा, पोल्यूशन होगा, और ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगी। WHO का जो न्यू एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है? WHO बोलता है has introduced updated air quality guidelines in 2021 to safeguard population health by reducing levels of key air pollutants. This is important. These guidelines offer recommended air quality levels for 6 pollutants. This is very important. प्रीलिम में ना कई बार ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि WHO की जो एयर पोल्यूशन की गाइडलाइंस है उसमें जो 6 पोल्यूटेंट्स है वो कौन कौन से? गाइडलाइन का स्टैंडर्ड नहीं पूछेंगे कितने % होना चाहिए, वो ये पूछेंगे है कौन से, बेसिक्स कौन कौन से हैं। एक तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, पार्टिकुलेट मैटर 10 है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 मतलब 2.5 माइक्रोन साइज का, 10 माइक्रोन साइज का, सिंपल है। देन ओजोन, देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देन सल्फर डाइऑक्साइड, देन कार्बन मोनोक्साइड। ये 6 वो पोल्यूटेंट हैं जिसके ऊपर गाइडलाइंस निकाली है। किसने? WHO ने। कब निकाली है? 2021 में। क्यों निकाली है? क्योंकि इनका पोल्यूशन बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। तो WHO ने बोला कि अगर इस लेवल से ज्यादा इनका एमिशन होता है तो वो क्या है? डेंजरस फॉर द लाइफ है। तो ये आपको 6 पोल्यूटेंट्स के नाम याद रखने, इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, रिसेंटली गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द बिल दैट सीक्स टू रिप्लेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर in the committee of selection for the appointment of chief election commissioner and other election commissioners in India. मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 आपके पास मेंबर होते हैं। 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इन सबको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। क्या प्रेसिडेंट खुद से अपॉइंट करेगा? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी में एक मेंबर होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बात की जा रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एज अ कमेटी मेंबर हटा के वहां पे एक यूनियन मिनिस्टर को रख लिया जाए। तो मतलब जुडिशरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो अपॉइंटमेंट वाली कमेटी है उससे बाहर करने की कोशिश कर रही है सरकार, और अपने एक मिनिस्टर को रखने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे देखो, previously Supreme Court gave unanimous judgment on 2nd March and directed that chief election commissioner and election commissioners should be appointed by president based on the committee advice। और कमेटी में क्या क्या होगा? कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा इन लोकसभा, लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी हो सकती है, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। मतलब क्या बेटा? सीधी सीधी बात है। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो बनेगा ना, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो बनेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने इलेक्शंस करवाने, उन्होंने इलेक्शंस रूल्स बनाने हैं। अब उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट।
किसकी सलाह के ऊपर? 3 बंदे हैं। एक तो है प्राइम मिनिस्टर, एक है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और तीसरा कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे, प्राइम मिनिस्टर रूलिंग पार्टी का लीडर है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑपोजिशन पार्टी का लीडर है, जो कि आपस में वैर रखते हैं, आप बोल सकते हो। देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जुडिशरी का हेड है। तीनों का आपस में क्या लेना देना? अगर ये 3 बंदे किसी का नाम सामने रख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो बंदा क्या होगा? ज्यादा फेयर होगा। और उसको आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब यहां पे मैं क्या कर दूं, मैं इसको हटा के मिनिस्टर बना दूं, यहाँ पे मिनिस्टर रख दूं। अब क्या होगा? 3 में से 2 जो बोलेंगे वही होगा। 3 में से 2 क्या हो गए? ये दोनों तो रूलिंग पार्टी के होंगे ना, तो रूलिंग पार्टी बताएगी कि देश का इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा। फिर वो इलेक्शन कमिश्नर तो रूलिंग पार्टी को ही अगले इलेक्शन में सपोर्ट करेगा। तो ये तो गड़बड़ी गड़बड़ है। इसी चीज के ऊपर ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है। ठीक है, अपॉइंट प्रेसिडेंट ने करना, लेकिन खुद से नहीं करता। ये जिसका नाम बोलेंगे उसको अपॉइंट किया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 मार्च को बोला भी था, लेकिन ये फिर से आ जाते हैं झंझट करने के लिए। द ऑनगोइंग डिबेट इन लाइट ऑफ द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो रैशनल क्या है यहाँ पे? आर्टिकल 324 क्लॉज सेकंड क्या बोलता है? द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ made on that behalf by parliament be made by the president। क्या बोला जाता है? आर्टिकल 324 जो बात करता है इसकी अपॉइंटमेंट के बारे में, क्लॉज सेकंड, ये आर्टिकल बात करता है कि इलेक्शन कमिश्नर्स या इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है, इसको कैसे अपॉइंट किया जाएगा? इसको अपॉइंट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। अभी पार्लियामेंट में ये बिल लेके आ रहे हैं कि पहले लॉ क्या चल रहा था? ये 3 बंदे हुआ करते थे। अब पार्लियामेंट में बिल लाके आप क्या करना चाहते हो? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के एक यूनियन मिनिस्टर को ऐड करना चाहते हो। तो पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324। और पार्लियामेंट किसके बिहाफ के ऊपर लॉ बनाता है? प्रेसिडेंट के बिहाफ के ऊपर। कि आर्टिकल 324 ये भी बोलता है कि इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट, और कोई नहीं अपॉइंट करेगा। नेक्स्ट देखो, since there is no law made by parliament on this issue as provided in constitution, the court felt need to step in to fill the constitutional vacuum। मैंने आपको बोला है, जब यहाँ पे ऊपर हमारे संविधान में सिर्फ ये बोला है कि पार्लियामेंट के लॉ के अकॉर्डिंग इसको अपॉइंट किया जाएगा, संविधान ने ये नहीं बोला कि कैसे अपॉइंट किया जाएगा। कौन अपॉइंट करेगा संविधान ये बताता है, लेकिन वो कैसे करेगा ये नहीं बताता है, वो पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है पार्लियामेंट क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। क्या पार्लियामेंट चीफ जस्टिस को हटाने की पावर रखता है या नहीं रखता है, ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ। क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी जहां पे नहीं होती है संविधान में, वहां पे कौन फिर क्लैरिटी देता है हमें? सुप्रीम कोर्ट। तभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है कि ये 3 बंदों की कमेटी ही होगी जिसकी सुजेशन के ऊपर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा किसको? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर। 3 होते हैं ना, मैंने लिखवाए थे। नेक्स्ट देखो, गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है इसके ऊपर? गवर्नमेंट हैड आर्ग्यूड दैट इन द एब्सेंस ऑफ सच अ लॉ बाय पार्लियामेंट देयर इज नो real vacuum as president has the constitutional power to decide on the matter and ask the supreme court to exhibit judicial restraint। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि चलो ठीक है, पार्लियामेंट वाले पावर में आपको कंफ्यूजन लग रही है, बट संविधान ने प्रेसिडेंट का तो सीधा सीधा बोला है ना कि जो प्रेसिडेंट बोलेगा वो होगा। अब बात दिक्कत ये है कि प्रेसिडेंट जो बोलेगा वो होगा, बट प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट हमेशा एक्ट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे एट द एंड सरकार खुद को डोमिनेट करवाना चाहती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट करने देना नहीं चाहती है। देन सेपरेशन ऑफ पावर, जो मैंने आपको समझाया कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर पावर्स अलग अलग होनी चाहिए, इंटरमिंगलिंग नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकते। The debate has focused on the separation of power, which is feature of the basic structure of the constitution. The question is whether Supreme Court is in line to produce such a pronouncement versus whether the government to be elected can appoint person governing the process of election। This is a very conflicting debate, आप बोल सकते हो।
एक तो यहाँ पे मुद्दा ये आ जाता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को अलाउ करना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट में, क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है, सुप्रीम कोर्ट को क्यों यहाँ पे इन्वॉल्व कर रही है। फिर दूसरा मुद्दा ये आ जाता है कि क्या रूलिंग पार्टी बताएगी कि नेक्स्ट इलेक्शंस कौन करवाएगा और कैसे करेगा, ये तो गड़बड़ है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ऐसे बंदे बैठे हुए हैं जो रूलिंग पार्टी ने बिठाए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही तो इलेक्शंस के रूल्स बनाता है, तो वो तो वैसे रूल्स बनाएगा जो रूलिंग पार्टी को फेवर करेंगे, तो किसी दूसरी पार्टी को तो मौका ही नहीं मिलेगा। दूसरी पार्टी को मौका नहीं मिला तो कहाँ की डेमोक्रेसी। अगर आपने फेयर इलेक्शंस नहीं करवाए तो कहाँ की आपकी डेमोक्रेसी, गड़बड़ी गड़बड़ है ये तो, है ना। तो बहुत बड़ी डिबेट है। देन पार्लियामेंट्स न्यू बिल जो है वो क्या बात कर रहा है, द न्यू बिल हैज बीन द गवर्नमेंट्स रिबटल टू द जुडिशरी। इशू ऑफ द बिल क्या है, द बिल अटेम्प्ट्स टू रिटर्न द स्टेटस क्यू of the government decision while including only the leader of opposition, replacing the provision of Chief Justice of India with the minister as a member. गवर्नमेंट अपने डिसीजन के ऊपर अटकी हुई है कि हम यहां से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के मिनिस्टर को ऐड करेंगे, और यही हम करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, हम इन्हीं तीन की मदद से ही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये तीन अपॉइंटमेंट में इन्वॉल्व होंगे, वो बोल रहे नहीं, दो ये हो गए, तीसरा मिनिस्टर होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, राइट। देन this has been criticized as a government of the day having greater voice in appointing such a important body. Other subjects of debate क्या है, Supreme Court had left the question of funding election commission, the permanent secretariat and need for the expenditure to be charged on the consolidated fund of India for the government to decide. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इसकी अपॉइंटमेंट के ऊपर बात नहीं की है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वर्किंग के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी फंडिंग के ऊपर भी बात की है कि फंडिंग किस तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जितना ज्यादा फेयर होगा, हमारे देश में डेमोक्रेसी उतनी ज्यादा होने के चांसेस हैं। क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होने से कुछ नहीं होता, क्वालिटी शुड बी देयर। ऐसे तो चाइना भी बोलता है मैं डेमोक्रेटिक हूं, ऐसे तो व्लादिमीर पुतिन भी बोलता है कि हम डेमोक्रेटिक है, लेकिन डेमोक्रेसी वहां पे क्वालिटी नहीं है। बोल सकते इंडिया विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है क्योंकि सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, बट क्वालिटी में गड़बड़ है क्योंकि हमारे यहाँ पे डेलिब्रेशन में बड़ी गड़बड़ है, डिस्कशंस नहीं होती हैं चीजों को लेकर, राइट। और वो डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट कोर प्रिंसिपल है, डिस्कस करना। डेमोक्रेसी अगेन बोल रहा हूं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट कंडक्टिंग इलेक्शंस, इट इज मोर देन दैट, वे मोर देन दैट आप बोल सकते हो। देन सुजेशंस क्या क्या दिए गए हैं, तो ट्रांसपेरेंसी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द अपॉइंटमेंट। देखो जो भी अपॉइंटमेंट आप कर रहे हो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर चलो यहाँ पे चीफ जस्टिस बैठे, मिनिस्टर बैठे, बट जो भी डिसीजन वो लेंगे उन्होंने वो डिसाइड क्यों किया है, क्यों उस पर्सन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर बनाना है, क्या उसमें ऐसा है कि इसको बनाया जा रहा है, वो सबको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन तीन बंदों ने बोल दिया कि इसको बनाएंगे, अपने दोस्त को बना रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के लिए क्या मैंने आपको कोई क्वालिफिकेशन बताई थी? नो, देयर इज नो एजुकेशनल और एक्सपीरियंस की क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो यहाँ पे ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनके ऊपर। तो ये प्रॉपरली बताएं सबको कि इस बंदे का नाम हमने रेकमेंड किया है तो क्यों किया है, क्या कारण है इस बंदे को इलेक्शन कमीशन बनाने का, सिंपल। जुडिशियल रिस्ट्रेन की अगर हम बात करते हैं, जुडिशली मस्ट बी अवेयर ऑफ ड्रॉइंग द लाइन बिटवीन एक्टिविज्म एंड ओवर रिएक्टिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेन एक्सेप्ट व्हेन द ट्रू कॉन्स्टिट्यूशनल और एग्जीक्यूटिव वैक्यूम एग्जिस्ट। तीन चार चीजें होती हैं यहाँ पे, इसको हम जाके उसमें पढ़ेंगे गवर्नेंस वाले टॉपिक में। यहाँ पे कंसेप्ट दो इन्होंने बताए हैं, इसको आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हो। एक तो होता है जुडिशियल एक्टिविज्म, एक वो बोल रहे हैं जुडिशियल ओवर रिएक्शन। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है कि जुडिशरी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है ऐसे मुद्दों में जिसके ऊपर सरकार या लेजिस्लेचर कोई काम नहीं कर, जैसे फॉर एग्जांपल
ट्रिपल तलाक का हमारे देश में मुद्दा आया। जिस टाइम पे ट्रिपल तलाक का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा डिक्लेयर कर दिया कि ट्रिपल तलाक इज अ क्राइम। हालांकि सुप्रीम कोर्ट विदाउट एनी बैकिंग ऑफ लॉ ये डिक्लेयर नहीं कर सकती है, जुडिशरी चलती है जो लॉ में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ट्रिपल तलाक को एज अ क्राइम किसी भी लॉ में नहीं लिखा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने खुद से बोल दिया कि ट्रिपल तलाक इज अ लॉ, ट्रिपल तलाक इज अ क्राइम। एंड बाद में जाके लेजिस्लेचर ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ जो लॉ है वो पास किया है। तो मतलब लेजिस्लेचर से पहले क्या है, जुडिशरी लॉ बना रही है। दिस इज जुडिशियल एक्टिविज्म। और ओवर रिएक्ट करना मतलब बेवजह घुसना, दैट इज जुडिशियल ओवर रिएक्शन। इस चीज को आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द कमीशन। इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड बी गिवन कंप्लीट ऑटोनॉमी इन कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस व्हिच कैन बी डन बाय क्रिएटिंग डेडिकेटेड कैडर ऑफ ऑफिसर्स रिस्पांसिबल फॉर द इलेक्शन ड्यूटी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो बंदे अपॉइंट किए जाएंगे उनके ऊपर किसी भी तरीके का पार्लियामेंट का, लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का दबाव नहीं होना चाहिए। वो फ्रीली अपना काम करे। अगर मान लो मैं बोल दूं कि इलेक्शन कमिश्नर को सलाह जो सैलरी है वो क्या मिलेगी, कितनी मिलेगी, ये टोटली पार्लियामेंट के हाथ में है। वो कम कर दे, वो ज्यादा कर दे, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब पार्लियामेंट में कौन सा बिल पास होगा, जिसको रूलिंग पार्टी पास करना चाहती है। तो रूलिंग पार्टी अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स को धमकी दे दे कि आपकी सैलरीज कम कर देंगे, अदरवाइज हमारे फेवर में डिसीजन लो, तो ये तो गड़बड़ होगी। तभी तो हम बोलते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स की सैलरीज कम नहीं कर सकते, आप बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते जितनी चल रही है। क्यों? क्योंकि उनको इंडिपेंडेंट हमने बनाना है कि वो इंडिपेंडेंटली बिना किसी के प्रभाव के काम कर सके, अदरवाइज तो सरकार उनको जीने न दे, आप बोल सकते हो, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर आर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, the government must act on the nudge of the Supreme Court to provide a permanent secretariat and other infrastructure along with funding by charged expenditure to ensure the commission's independence. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ज्यादा से ज्यादा जो इनका खर्चा है ना वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब इनके खर्चे को कम करने की जो पावर है वो पार्लियामेंट को मत दो, ये बोल रहे हैं। जो भी इनके ऑफिसर्स का खर्चा है, जो भी इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा है, उसको क्या कर दो, उसको परमानेंट कर दो कि ये इनको मिलेगा ही मिलेगा। सरकार इसको कम ज्यादा नहीं कर सकती, ज्यादा कर सकती, कम नहीं कर सकती, आप बोल सकते, राइट। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे बताई गई। उसके बाद कमेटीज की रिकमेंडेशन आप एक बार जस्ट रीड कर लेना, मैंने वैसे पहले बताई हुई है इसमें से कई। दैट्स इट, इसको एक बार आपने रीड कर लेना है, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो नीचे बचा हुआ है डिजिटल एग्रीकल्चर के बारे में, या फिर उसके बाद आपके पास फ्लड प्लेन जोनिंग के बारे में, फ्लड्स के बारे में, मतलब अर्बनाइजेशन के बारे में एक्चुअली ये टॉपिक, कि ज्यादा अर्बनाइजेशन की वजह से जो पंजाब में खासतौर पे फ्लड्स आए हैं उसका कारण है अर्बनाइजेशन, कैसे है वो सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज अबाउट इसरो का आदित्य L1, इसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। ये तो बड़ी बार हमारे पास आने वाला है क्योंकि अभी 4 महीने लगने हैं आदित्य L1 को, 2 सितंबर को लॉन्च हुआ है, 4 महीने में ये अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचेगा, तो तब भी हमने इसको डिस्कस करना है। और मेरा ये मुद्दा है कि इसको तभी डिस्कस करेंगे, इसको सक्सेसफुल होने दो फिर उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर ये फेल हो गया, जो होगा नहीं क्योंकि प्रॉपरली लॉन्च हो चुका है, अगर इन केस फेल हो जाता है तो फिर डिस्कस करने का मुद्दा कोई नहीं बनता, फिर क्वेश्चन नहीं पूछते। सक्सेसफुल होगा तो पूछा जाएगा, जैसे हमने चंद्रयान को डिस्कस किया था वैसे इसको किया जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, दैट्स इट, यही आपके 2-3 टॉपिक्स हैं, इसको रीड करना, अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना समझ आया? ठीक है, फिर बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।